देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। हेलो, एक बार कंफर्म कर दो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम ঠিক আছে। ठीक है, देखो हम लोग का जो फर्स्ट चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया था, बट उसमें कुछ क्वेश्चंस था सेट बी का जो हम करवा रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 से 2 वाला ट्राई कर रहे थे हम लोग, बट 2 वाला हुआ नहीं था। ठीक है, तो आज 2 वाला बता देते और बाकी जो क्वेश्चन बचा है वो भी बता देते, फिर नया वाला टॉपिक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा पहले देखो यहाँ पर ही कर रहे थे ये वाला, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से बता सकते हैं, या ठीक है फ्रेशली कर लेते, कोई बात नहीं। ये देखो यहाँ से करना स्टार्ट करते, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्या बोला था देखो यहाँ पर, A sample study of the people of an area revealed that total number of women were 40% and the percentage of coffee drinker were 45 as a whole। ठीक है, 45 कॉफी ड्रिंकर है एज ए होल। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है फिर देखते हैं। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि द परसेंटेज ऑफ मेल कॉफी ड्रिंकर वाज 20। तो पहला बात है कि सैंपल स्टडी का मतलब है कुछ पर्सन्स, एक एरिया में जितने भी लोग हैं उसमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट करना और उन पे स्टडी करना। तो स्टडी किस चीज का हो रहा है कि कितने लोग कॉफी पीते हैं और कितने नहीं पीते हैं, पता चल रहा है ना पढ़ के कि कॉफी के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो जिन लोगों पे भी सैंपल स्टडी किया गया उनमें 40% जो थे वो वुमेन थे और इसका मतलब 60% फीमेल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखें कि मेल, ये सर्वे जिन पे हुआ, ठीक है, तो सर्वे कुछ लोगों पे हुआ, सर्वे जिन पे हुआ उनमें से कितने लोग मेल हैं और कितने फीमेल, पहले ये लिख लेते हैं। मेल है 60%, फीमेल है 40%। कैसे पता चला? ये देखो ना, यहाँ पर बोल रखा है कि टोटल नंबर में जितने लोगों पे स्टडी हुआ, टोटल जितने भी लोग थे उनमें 40% जो है वो वुमेन है, मतलब फीमेल है, 40% फीमेल है। तो इसका मतलब बाकी बचे हुए मेल होंगे। अब बाकी मैंने 60 ही क्यों लिया, क्योंकि परसेंटेज आउट ऑफ 100 होता है, तो 40% अगर फीमेल है तो 60% मेल होगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है यहाँ पर कि परसेंटेज ऑफ कॉफी ड्रिंकर 45 एज ए होल। ठीक है, अब ये सर्वे को अगर मेल फीमेल में डिस्ट्रीब्यूट करें तो ऐसा होता है। अगर अब सर्वे को हम लोग ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करें कि कितने कॉफी ड्रिंकर है और कितने नहीं है, तो कॉफी ड्रिंकर, नॉन कॉफी ड्रिंकर। ठीक है, यहाँ पर बोला है देखो, द परसेंटेज ऑफ कॉफी ड्रिंकर वेयर 45 एज अ होल। ठीक है, एज अ होल मतलब पूरे जितने भी लोग थे उसमें 45 जो है वो कॉफी ड्रिंकर है। अब ये एज ए होल का मतलब इसमें मेल भी है फीमेल भी है। ठीक है, इसका मतलब बाकी जो है वो नॉन कॉफी ड्रिंकर होंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, परसेंटेज ऑफ मेल कॉफी ड्रिंकर 20। अब इसमें से ये देखो, इसमें से मेल कॉफी ड्रिंकर है यहाँ पर, मेल और फीमेल। मेल कॉफी ड्रिंकर बता दिया है, परसेंटेज ऑफ मेल कॉफी ड्रिंकर वाज 20% जो है वो मेल कॉफी ड्रिंकर है। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे ऐसे जो कि फीमेल कॉफी ड्रिंकर है। ठीक है, ये कौन हो गए, मेल कॉफी ड्रिंकर। तो फीमेल कॉफी ड्रिंकर कितने हो जाएंगे, अगर टोटल कॉफी ड्रिंकर है 45% है ना, उसमें से मेल अगर 20% है तो फीमेल कॉफी ड्रिंकर बाकी रिमेनिंग। ठीक है, तो 35% हो जाएगा फीमेल कॉफी ड्रिंकर। ठीक है, अब हमें पूछा है क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है कि फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर कितने हैं। ठीक है, तो फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर कितने हो जाएंगे, टोटल फीमेल है 40%। ठीक है, उसमें से 35% अगर कॉफी ड्रिंकर है तो फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर हो जाएंगी, फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर। 40% फीमेल है टोटल, उसमें से कॉफी पीती है 35%, तो कॉफी नहीं पीने वाली कितने हो जाएंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा सॉरी ये 25 होगा। हाँ,
25 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 15% फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर। अब हमें क्वेश्चन में नंबर में पूछा है, ठीक है, तो नॉन कॉफी ड्रिंकर कितने हैं, तो 15% 100% में है ना, 15% आउट ऑफ 100, तो इसको अगर हम लोग 100, क्योंकि हम लोग मान लेते हैं कि 100 लोगों पे सर्वे हुआ है, क्यों 100 मान रहे हैं, क्योंकि ये सब परसेंटेज में बता रहा है, ठीक है। तो 100 लोगों में अगर सर्वे हुआ है, 60% मेल है, यानी 60 पर लोग मेल है, फीमेल जो है वो 40 है, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर सर्वे हम लोग 100 लोगों में कॉफी और नॉन कॉफी का चेक करें, तो कॉफी ड्रिंकर 45%, यानी 45 ऐसे लोग हैं जो कि कॉफी पीते हैं, और ये 45 मेल भी है फीमेल में, इसमें मेल है 20 लोग, ठीक है, तो फीमेल है बाकी बचे हुए, ठीक है, बाकी बचे हुए कितने हो जाएंगे, 25 25 जो है वो फीमेल कैरेक्टर होंगी, ठीक है। 40 टोटल फीमेल कैरेक्टर के ऊपर सर्वे हुआ है, उसमें से 25 फीमेल कैरेक्टर कॉफी पीती हैं, तो इसका मतलब रिमेनिंग 15%, यानी 15 जो ऐसी हैं लेडीज है जो कि कॉफी नहीं पीती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। ये लास्ट दिन थोड़ा सा नहीं हो रहा था बाई चांस किसी वजह से, तो ये देखो इस तरह से इसको करना पड़ेगा। एक्चुअली सर्वे हमारा मेल फीमेल मैटर नहीं है, सर्वे ये देखना है कि फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर कितने हैं, तो कॉफी ड्रिंकर है 45%, यानी 45 लोग, 45%। फीमेल है उसमें से मेल है 20%, यानी 20, क्योंकि हम लोग सर्वे आउट ऑफ टोटल सर्वे में हम लोग चेक कर रहे हैं, तो 20 लोग उसमें से अगर मेल है तो फीमेल कितने बचे हुए लोग, ठीक है। 45 में से 20 लेस कर दो, 25 लोग जो है वो फीमेल हो जाएंगी, तो टोटल फीमेल है 40, उसमें से 25 कॉफी पीती है तो कॉफी नहीं पिएगी, बाकी बचे हुए, ठीक है, इस तरह से होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, ये सब आसान है। यहाँ पर बोला है कि कॉस्ट ऑफ सुगर इन ए मंथ अंडर द हेड रॉ मटेरियल, मतलब कॉस्ट ऑफ सुगर मतलब सुगर यानी जो चीनी, ठीक है, चीनी कैसे बनता है, सुगर केन से बनता है, तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ठीक है। इसमें रॉ मटेरियल क्या लगता है, गन्ना यानी सुगर केन, ठीक है। फिर उस गन्ने से जो मतलब एक प्रोसेस होगा ना, गन्ने से एक प्रोसेस होगा पर्टिकुलर, जिस प्रोसेस के थ्रू से क्या हो सकता है, जिस प्रोसेस के थ्रू से हमें शुगर मिल सकता है, तो उसमें लेबर का जरूरत होता है, प्रोडक्शन का कॉस्ट वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब खर्चा बताया है, देखो 12 रुपए का जो खर्चा है वो बोल रहा है रॉ मटेरियल का है, 20 लेबर का है, 35 डायरेक्ट प्रोडक्शन है, एंड अदर्स है 23, ठीक है। हमें पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल्स फॉर द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ शुगर, ठीक है। सेंट्रल एंगल्स, अब एंगल का बात हो रहा है, सेंट्रल एंगल का बात हो रहा है, मतलब पाई चार्ट का बात हो रहा है ना, ये तुम लोग को समझना चाहिए कि हम लोग जितना भी प्रेजेंटेशन सीखे थे उसमें एक ही सर्कल वाला प्रेजेंटेशन था जिसको बोला जाता है पाई। और पाई चार्ट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे, टोटल मतलब जितना वैल्यू है कोई भी चीज का, ठीक है, उसको हम लोग 360 डिग्री से बता रहे थे। जैसे देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर बोला है, जैसे हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं क्या क्या खर्चा है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। यहाँ पर है रॉ मटेरियल का खर्चा, रॉ मटेरियल का खर्चा, फिर है लेबर डायरेक्ट प्रोडक्शन, ये देखो लेबर डायरेक्ट प्रोडक्शन, लेबर डायरेक्ट प्रोडक्शन और अदर्स, ये बता रखा है देखो यहाँ पर कि कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब होता है जो मतलब हम लोग एक्सपेंस कर रहे हैं, जो हमारे पॉकेट से पैसा जाएगा चीनी बनाने में, तो रॉ मटेरियल का 12 रुपए लगेगा, लेबर का 20, और ये डायरेक्ट प्रोडक्शन के लिए 35 रुपीज, और यहाँ पर 23 रुपीज अदर्स, तो टोटल खर्चा कितना होगा शुगर केन बनाने का, 3 + 2 5 5 10, 1 2 2 4 4 5 6 6 और 3 9 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल्स फॉर द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ शुगर, तो कॉस्ट ऑफ शुगर का लार्जेस्ट कंपोनेंट कौन सा है, मतलब ये हो गया कॉस्ट ऑफ शुगर, मतलब शुगर बनाने का कॉस्ट यानी खर्चा, तो सबसे लार्जेस्ट है ये वाला, ठीक है, ये है लार्जेस्ट, और ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट, मतलब सबसे कम खर्चा रॉ मटेरियल का लगता है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन का लगता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। हमें बोला है कि ये जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कंपोनेंट्स है कॉस्ट ऑफ शुगर का, उसका सेंट्रल एंगल निकाल के डिफरेंस निकालो, तो सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि एक सर्कल, ठीक है, एक सर्कल का एंगल टोटल कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है।
इसका मतलब 360 डिग्री इक्विवेलेंट टू 90, ठीक है। ऐसे ऐसे करके ही कैलकुलेट किया जाता है, जो मैंने तुम लोग को नोट्स में लिखाया भी है, सिखाया भी है, ठीक है। अब ये 12 का मतलब कितना हो जाएगा? सॉरी, मैंने उल्टा कर दिया, देखो। 90 का मतलब 360 डिग्री लिखना है ना, क्योंकि मेरे पास कितना है, 12 रुपीज है। 90 का मतलब हो जाता है 360 डिग्री, क्योंकि ये पूरे कॉस्ट को हम लोग एक सर्कल में डिफाइन करके बोल सकते हैं, ठीक है। ये रॉ मटेरियल का खर्चा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का लेबर का खर्चा, ये हो गया प्रोडक्शन का खर्चा, ये हो गया अदर्स खर्चा, इस तरह से। तो 90 इक्वल टू 360 डिग्री, 1 इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 90, ठीक है। देन 12 इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 90 इंटू 12। 12 भी क्यों लिया मैंने? क्योंकि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का हमें कैलकुलेट करने बोला था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 48 डिग्री, क्योंकि ये 9 4 से 36 हो जाएगा, तो 48 डिग्री। सिमिलरली हम लोग ये इसके लिए निकालते हैं 35 के लिए। तो कैसे हो जाएगा, ये देखो, 90 इक्वल टू 360 डिग्री, 1 इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 90, और ये कितना बोला है, 35। 35 इक्वल टू 360 डिग्री इंटू 35 डिवाइडेड बाई 90, तो ये हो जाएगा 140 शायद। चेक करें, देखो कितना हो रहा है तुम लोग भी। 360 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 35, 140, हाँ ठीक आया। अब बोला है ये दोनों एंगल का डिफरेंस निकालने के लिए, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस कितना हो जाएगा, 140 माइनस 48, 92। देखते हैं ऐसा कोई आंसर है कि नहीं। 92 डिग्री, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आंसर 92 डिग्री, यही पूछा था, देख लो यहाँ पर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल्स फॉर द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ शुगर। अच्छा, इसके बाद वाला तो काफी आसान है। बोल रहा है कि द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स फॉर 7 डेज इन ए लोकेलिटी। एक लोकेलिटी में नंबर ऑफ एक्सीडेंट 7 डेज में कितना है, वो हमें दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट फॉर 7 डेज इन ए लोकेलिटी आर गिवन बिलो, ये दे रखा है। व्हाट इज द नंबर ऑफ केसेस व्हेन 3 और लेस एक्सीडेंट ऑकर्ड। कितना ऐसा केसेस हुआ है जहां पर 3 या 3 से कम एक्सीडेंट ऑकर हुआ है। तो 3 या 3 से कम मतलब 0 एक्सीडेंट, 1 एक्सीडेंट, 2 एक्सीडेंट या 3 एक्सीडेंट। तो 0 एक्सीडेंट हुआ है ऐसा 15 टाइम्स हुआ है, एक बार हुआ है ऐसा 19 टाइम्स हुआ है, 2 बार हुआ है ऐसा 22 टाइम्स हुआ है, 3 बार हुआ है ऐसा 31 टाइम्स हुआ है। बाकी हमें नहीं लेना है, क्योंकि क्वेश्चन हमें बोला है 3 या 3 से कम, ठीक है। तो अब ये सब टोटल कर लो, यहाँ पर देख लो कितना होगा, 15, 19, 22 और 31, ठीक है। 87 मतलब ये वाला डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 87 आंसर होगा, ऑप्शन डी। बस इतना ही करना था और कुछ नहीं। फोर्थ का ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पर बना देते हैं, कॉपी में रह जाएगा तुम लोग के पास। फोर्थ का ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 प्लस 19 प्लस 22 प्लस 31, 87, ऑप्शन डी। अच्छा, फिफ्थ नंबर का देखो क्या बोल रहा है। द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू द इनकम ऑफ 86%। ये 86% का इनकम का डेटा दे रखा है। 86 तो हमें नहीं दिख रहा है मैम, 86 है ना, ये देखो 15, 28, 36 और 7, ये सब का टोटल करोगे तो जरूर 86 ही आएगा। मतलब 500 से लेके 1000 तक का अर्निंग है, ऐसे 15 लोग हैं, ठीक है। उसके बाद 1000 से लेके 1500 का इनकम है, ऐसे 28 लोग हैं। 1500 से लेके 2000 का है, ऐसे 36 लोग हैं। और ये ऐसे 7 लोग हैं जिनका इनकम 2000 से लेके 2500 तक का है। ये देखो 86 हो गया। हमें हमें क्या कैलकुलेट करने बोला है, देखो हम लोग को बोल रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन्स अर्निंग मोर देन 1500। 1500 से ज्यादा अर्न करते हैं ऐसे कितने परसेंटेज लोग हैं। परसेंटेज ऑफ पर्सन्स बताना है, ठीक है। पर्सन्स का आंसर परसेंटेज में बताना है। 1500 से ज्यादा
मतलब ये नहीं होगा क्योंकि ये 500 से 1000 है, ये 1000 से 1500 है, हमें बोला है मोर देन 1500, तो ये हो जाएगा ये स्लैब, क्योंकि ये 1500 से 2000, ये 2000 से 249, मतलब 36 प्लस 7 इतने लोग होंगे जिनका अर्निंग जो है वो 1500 से ज्यादा है। लेकिन हम लोग को परसेंटेज कैलकुलेट करके देना है, तो कैसे कैलकुलेट होगा देखो, यहाँ पर पहले लिखते हैं। मोर देन ऐसे लिखते हैं, मोर देन 1500 अर्निंग कितने लोगों का है, ऐसे लोग हैं 36 प्लस 7। ये तो नंबर में आंसर आ रहा है, बट हम लोग को नंबर नहीं परसेंटेज पूछा है, तो 43 हो गया। अब परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ पर्सन, ठीक है। अब 43 ये हो गया आउट ऑफ कितने लोग, आउट ऑफ जो टोटल होता है उसी में तो परसेंटेज निकालते हैं, टोटल 86 है, तो 86 में 43% ऐसे हैं जिनका अर्निंग मोर देन 1500 है। तो 43 डिवाइडेड बाई 86 इंटू 100 कर लो, मतलब 50% होगा आंसर, ठीक है। परसेंटेज पूछा था, अगर हमें सिर्फ नंबर पूछता तो हम लोग नंबर बता देते, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ये 50% आंसर आ जाएगा। कैसे पूछ रहा है उस पे लेकिन ध्यान देना है, हमें सिर्फ नंबर नहीं पूछा है कि हम लोग ऐड करके बता देंगे। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखो, द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू द मार्क्स ऑफ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। ये कुछ डेटा है जो कि स्टूडेंट्स के मार्क्स के ऊपर बता रहा है। डेटा देखो, मार्क्स बिलो 10 मतलब 0 से लेके 10 के अंदर मिला है 15 लोगों को, बिलो 20 38, बिलो 30 65, बिलो 40 84, बिलो 50 100, ठीक है। ये हमें एक डिटेल्स दे दिया है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखना पड़ेगा। देखते हैं, देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन हमें पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स मोर देन 30, 30 से ज्यादा मिला है ऐसे कितने स्टूडेंट है, 30 से ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं मोर देन 30। तो कैसे कैलकुलेट होगा इसमें देखो, मोर देन 30 मतलब यहाँ पर ये तो बिलो 30 हो गया, मोर देन 30 ये वाला, ठीक है 84, और यहाँ पर देखो 100। लेकिन यहाँ ना एक चीज देखना पड़ेगा, क्या पता है, यहाँ पर देखो 15 के बाद 38, 38 के बाद 65, 65 के बाद 84, 84 के बाद 100, मतलब हमारा जो लिखने का तरीका है ना वो क्यूमुलेट किया हुआ है। क्यूमुलेट मतलब देखो बिलो 10 15 लोगों को मिला है, बिलो 20 में क्या क्या आ जाएगा देखो, इसका मतलब है 10 से कम कितने लोगों को मिला है, मतलब या तो 0 मिला है, या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। बिलो 10 तो 9 तक ऐसे 15 लोगों को मिला है। जब बिलो 20 बोल रहा है तब ना फिर से 0 1 2 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 9 10, ठीक है। 8 9 10 11 12 13, ठीक है, ऐसे करके डॉट डॉट करके 19 तक। तो मेरे कहने का मतलब है जब बिलो 10 बोल रहा है तब सीरीज जहां से शुरू हो रहा है जहां पर खत्म हो रहा है, सिमिलरली जब हम लोग को बिलो 20 बोलेगा ना तो वो वाला चीज कवर हो रहा है, ठीक है, मतलब इधर का भी कवर हो रहा है। अभी जो मैंने समझाया बिलो 20 का मतलब है 0 से लेके स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। बिलो 20 का मतलब है 0 से लेके अगेन स्टार्ट हो रहा है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें ये वैल्यूज क्या हो जा रहे हैं, इंक्लूडेड है, ठीक है, इसमें ये वैल्यूज जो है इंक्लूडेड है। अभी हमें बोला है कि 30 से ज्यादा, ठीक है, तो 30 से ज्यादा मतलब हमें कैसे इसको फिर काउंट करना पड़ेगा, ये देखो, ये हो गया बिलो 30 यहाँ तक है, ठीक है, बिलो 30 यहाँ तक है, लेस देन 30, अगर लेस देन 30 किसी को मिला है वो रेंज यहाँ से यहाँ तक है, ये देखो बिलो 30 है। अच्छा, और अगर हम लोग ये वाला रेंज देखें, ये जो ऊपर बना हुआ है ये देखो, ये वाला क्या है, ये है मोर देन 50, है ना। ये क्या हो जाएगा, सॉरी लेस देन, मतलब अप टू 50, बिलो 50 बोला है ना, तो लेस देन यहाँ पर हम ऐसे ग्रेटर दिखा दिए, इसको लेस दिखा देते हैं। ये बिलो लिख देते हैं, ये जो रेंज है ये बिलो 30 है, ये जो रेंज है ये बिलो 50 है। तो बिलो 50 मतलब सिर्फ ये वाला नहीं, ये पूरा, क्यों, क्योंकि बिलो 50 मतलब बिलो 10 से लेके बिलो 50 तक, वैसे ही बिलो 30 मतलब बिलो 10 से लेके बिलो 30 तक। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें बिलो 30 नहीं चाहिए, हमें चाहिए मोर देन 30, ठीक है। तो अगर हमें मोर देन 30 चाहिए तो कौन सा रेंज लेंगे, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये 50 वाले रेंज से ये वाला रेंज को माइनस करना पड़ेगा। तो 50 बिलो 50 कितने हैं, 100, ठीक है। हमें मोर देन 30 चाहिए, बिलो 50
है 100, हमें मोर देन 30 चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे 100 से ये बिलो 30 तक का जो रेंज है उसे माइनस कर देंगे, तो मिडिल का जो रेंज है वो हमें चाहिए बेसिकली, है ना। तो ये माइनस करने से 35 आएगा। मतलब समझो, फिर से बता रहे, यहाँ पर बिलो 10 से लेके बिलो 50 का मतलब होता है अप टू 49 तक, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मोर देन 30। क्वेश्चन हमें बोला है मोर देन 30, मोर देन 30 का मतलब क्या हो जाएगा 30, 31, ठीक है, 32, इस तरह से चाहिए। तो मुझे यहाँ तक का इसका मतलब नहीं चाहिए, ये मुझे लेस कर देना चाहिए। तो क्या हम 15, 38, 35 अलग अलग करेंगे? अभी मैंने समझाया ना, इस 38 में 15 इंक्लूडेड है बेसिकली। मतलब ये 38 जो बना है ना, वो कैसे बना होगा, 15 प्लस समथिंग करके बना होगा। क्यों? क्योंकि ये बिलो 20 में ये 15 भी कवर हो रहा है। एक्चुअली ये 38 ऐसे बना होगा, ये देखो यहाँ पर ये 4 हो रहा है क्या, शायद मेरा माइनस गलत हुआ, 38 माइनस 15, 23, ठीक है। एक्चुअली बिलो 20 जो है ना, उसमें 0 से लेके 10 तक का रेंज का 15 है, और 23 ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको बिलो 10 से मतलब 10 के बाद, ठीक है, मतलब 11 10 से लेके ये देखो 10 से लेके 19 तक मिला है, ऐसे 23 लोग हैं। ये इसमें इंक्लूडेड है, एडेड है, तब जाके ऐसे 100 हो रहा है बढ़ के, ठीक है। तो ये इस तरह से हो रहा है, तो 38। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, बिलो, ये बिलो 20 का मतलब यहाँ पर दो पार्ट हो जाएगा। बिलो 20 का मतलब बिलो 10 और 10 से ज्यादा, है ना। बिलो 10 में 15 लोग हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये लेस करने से हमारा 35 आएगा। क्यों लेस हो रहा है डायरेक्ट 65? क्योंकि 65 में 3 पार्ट इंक्लूडेड है। क्या क्या? पहले बिलो 10 का 15 इंक्लूडेड है, ठीक है। फिर बिलो 20 का 23 इंक्लूडेड है ना, 23 इसमें एडेड है, और यहाँ पर बाकी वैल्यू एडेड है करके 65 आ रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर हमें इस तरह से रेंज में माइनस करना पड़ेगा, 100 माइनस 65 हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख के दिखा देते हैं, 100 माइनस 65, 35 हो जाएगा, ठीक है। तो सिक्स का 35, 35 ऑप्शन में है कि नहीं चेक कर लेते हैं। 35 का है हम लोग का, हाँ सी हो जाएगा, 35 का सी हो जाएगा। और ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, देख सकते हो, सेवेंथ का बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिटवीन 250 एंड 300। 250 और 300 के बीच का हमें ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट करके देना है, 250 एंड 300। इसके मिडिल का हमें ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करके देना है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मोर देन, यहाँ पर बोला है देखो, मोर देन 200, मोर देन 250, मोर देन 300, मोर देन 350। हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए बोला है ऑब्जर्वेशन बिटवीन 250 और 300, मतलब ये 250 और 300 मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, ये है मोर देन 300, हमें 250 से लेके 300 के बीच का चाहिए, मतलब ये दोनों, ठीक है। हम ये ऑप्शन के यहाँ पर लगा दिए, ये देखो यहाँ पर ऐसे 38 और 15, है ना। ये हो गया मोर देन 250, ये हो गया मोर देन 300। तो 250 और 300 के बीच का मतलब ये हो जाएगा, तो 38 माइनस 15 करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। 38 माइनस 15 यहाँ पर लिख देते हैं, 38 माइनस 15, 23 हो जाएगा। ये देखो 38 माइनस 15 हो जाएगा 20, एक सेकंड, कितना आया मेरा, 23 आया, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें बोला है ऑब्जर्वेशंस कौन कौन सा है 250 और 300 के बीच में, तो 250 और 300 के बीच में मतलब 250 से लेके स्टार्ट होगा और 300 में एंड, मतलब इसके मिडिल का मतलब 251। तो 250 ऑब्जर्वेशंस है, 250 वैल्यू के ऑब्जर्वेशंस है 38, और 300 से ज्यादा ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने जब काउंट किया तब आया 15, ठीक है। मतलब जो ऑब्जर्वेशन है, वैल्यू जिसका 250 से ज्यादा है, वैसे 38 है, तो फिर 300 से ज्यादा है 15, हमें इन दोनों के मिडिल का चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से ये माइनस कर देंगे, ये मोर देन 250 या मोर देन 300 है, तो 30, ये मोर देन बोला है, इस वजह से ये दोनों को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच का जो डेटा है वो कितना सारा है, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने सारे हैं, 250 से लेके 300 के बीच का डेटा है 23, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब इतने सारे डेटा है, तो 23 हो जाएगा। जैसे सेट सी मैंने बोला अभी तक करना नहीं है, देखो 5 मार्क्स का एमसीक्यूज नहीं होता है, इसीलिए हम लोग को सेट सी करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग सेट बी तक ही करेंगे।
अच्छा, अभी हम लोग ये वाला स्टार्ट करेंगे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, ये नया टॉपिक आ गया हम लोग का। मतलब बेसिकली अब हम लोग स्टैटिस्टिक्स का जो मेन पोर्शंस है वहां पर जा रहे हैं। अभी तक तो हम लोग बेसिक ही पढ़ रहे थे, लेकिन बेसिक जरूरी है, बिना बेसिक के तो बाकी तुम लोग को समझ में नहीं आएगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखो, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है। हम लोग जब स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट किए थे ना, तब हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था पता है। स्टैटिस्टिक्स जब हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में दिखाया था, तब मैंने बोला था हम लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। हम लोग को पहला बात है पढ़ना पड़ेगा कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, जिसका दो टाइप, हम ये देखो, हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स जब स्टार्ट किया था तब हम लोगों ने मेन ये बोला था, देखो हमें क्या करना है, डेटा कलेक्ट करना है। नहीं तो स्टैटिस्टिक्स किस चीज पे डिपेंड करके बताएंगे, कलेक्शन ऑफ डेटा। उसका दो प्रोसेस हम लोगों ने देखा था, प्राइमरी, कितने तरह से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, सेकेंडरी, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था हम लोग का। उसके बाद हम लोगों ने देखा प्रेजेंटेशन। ठीक है, फिर हम लोग प्रेजेंटेशन, ये देखे प्रेजेंटेशन में हम लोगों ने जैसे देखा, देखो चार्ट देखा, चार्ट देखा, फिर बार डायग्राम देखा, टैब्यूलेशन देखा। ठीक है, इस तरह का अलग अलग प्रेजेंटेशन देखा डेटा का। अब हम लोग पढ़ेंगे एनालिसिस। ठीक है, ये कलेक्शन वगैरह तो समझ में आ गया कि कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, फिर कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। अब मेनली हमें जो पढ़ना है, जिसको हम लोग बोलेंगे एनालिसिस, कि हम लोग एनालिसिस कैसे करेंगे। ठीक है, तो मतलब ये है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब जो डेटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं उसको कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। देखो सपोज कि एक क्लासरूम में सपोज 100 स्टूडेंट्स है। ठीक है, हम लोगों ने इनका हाइट मेजर किया। ठीक है, हाइट जो है, हाइट का डेटा कलेक्ट किया, यानी हम लोग कलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा, हाइट का कलेक्शन किया डेटा, तो सेंटीमीटर में किया। और हम लोगों ने देखा कि हाइट जो है वो मिनिमम 150 सेंटीमीटर और मैक्सिमम 170 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट है, 100। अब 100 स्टूडेंट का डेटा तो मेरे लिए लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया, सबसे कम हाइट वाले स्टूडेंट का डेटा लिखा, सबसे ज्यादा हाइट वाले स्टूडेंट का डेटा लिखा। कलेक्ट हम लोगों ने सभी का किया है, बट अभी तो हम लिख के उतना नहीं दिखा सकते, तो मैंने दिखाया यहाँ पर तुम लोगों को कि सबसे मैक्सिमम मिनिमम हाइट, और ये हो गया मीन हाइट वाले स्टूडेंट। ठीक है, और ये हो गए मैक्स हाइट वाले स्टूडेंट। ठीक है, अब हमें इससे एनालिसिस क्या करना है, कि ये जो डेटा मिला इससे हम लोग एनालिसिस क्या करेंगे। अब देखो, अगर इसको हम लोग एक ग्राफ में प्लॉट करते हैं। ठीक है, सपोज हम लोग इसको एक ग्राफ में प्लॉट करते हैं, ये रहा मेरा ग्राफ। तो ये दो एक्सट्रीम सिचुएशन है। ठीक है, ये मिडिल सिचुएशन है ना। तो यहाँ पर देखो, हम लोग इसको अगर लिखते हैं सपोज 150 और 10 का गैप ले लेते हैं, यहाँ पर हो गया 160, मान लो ये 10 का गैप है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 170। तो ग्राफ इस तरह से प्लॉट होगा। ठीक है, 150 के लिए ये 160 और 170। ठीक है, अच्छा अब 160 कहाँ से आया वो भी बता देते हैं। ये देखो, हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रीम्स जो वैल्यूज आए, मतलब 150 और 170, हम लोग मीड वैल्यू निकालेंगे। एक बार देखो, मीड वैल्यू निकालते हैं, ये समझाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, बाकी रीड करके हम बता देते हैं कैसे होता है। यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2, मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, मिडिल वैल्यू, यानी दोनों, दो डेटा रहेगा तो दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2, और मिडिल तो ऐसे ही निकलता है। ठीक है, तो 150, ये देखो ये 160 होगा, दिखा देते हैं, 150 प्लस 170 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 160 मिडिल वैल्यू आ गया। अब ये देखो, ये क्या है, अगर तुम लोग इसको एक बार नॉर्मल अगर समझने का कोशिश करें हम लोग, कि मैक्स और मीन डेटा हम लोगों ने लिख लिया,
तो इसका मतलब बाकी स्टूडेंट का हाइट क्या होगा? अगर नॉर्मली देखो तो सबसे कम हाइट के इंसान बहुत कम होते हैं, सबसे ज्यादा हाइट वाले भी कम होते हैं। अगर किसी का हाइट बहुत ज्यादा शॉर्ट है तो हम लोग बोलते हैं ना, देखो उनका हाइट बहुत ज्यादा शॉर्ट है। किसी का हाइट अगर बहुत ज्यादा है तो हम लोग बोलते हैं देखो हाइट बहुत ज्यादा है। लेकिन जो एवरेज होते हैं, मतलब नॉर्मल हाइट जो होता है, जैसे मेल कैरेक्टर का एक हाइट होता है, फीमेल कैरेक्टर का एक हाइट होता है। तो जो मतलब नॉर्मली फीमेल का हाइट जो है, नॉर्मल हाइट जो है 5'2", 5'1" ऐसे होने से भी चलता है, ठीक है। तो ये जो है नॉर्मल हाइट्स है, ठीक है। तो एक्सट्रीम जो होता है, मतलब बहुत ज्यादा शॉर्ट और बहुत ज्यादा लंबा, ये ऐसे हाइट के इंसान ज्यादा नहीं दिखेंगे। वैसे क्लास में भी तुम लोग देखोगे स्टूडेंट, तो बहुत ही कम हाइट, मतलब एज के हिसाब से होता है ना। अगर क्लास 1 के बच्चे हैं उनका एक हाइट होता है, ठीक है। क्लास 2 के बच्चे का हाइट एक जैसा होता है। एक जो है क्लास 10 में पढ़ते हैं उनका एक हाइट का सिचुएशन अलग होता है। तो बाकी बच्चे एवरेज होंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा, बहुत कम हाइट, ऐसा सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। बहुत कम लोग होते हैं कि बहुत काफी हाइट ज्यादा है, बहुत कम लोग होते हैं कि हाइट बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने दोनों एक्सट्रीम ये लिया है। और बाकी जो हाइट है ना वो 160 के आसपास ही होगा, ठीक है। बाकी स्टूडेंट का हाइट सबका 160 नहीं होगा, 160 या 160 के आसपास होगा, है ना। तो ये जो है एक्चुअली मैक्सिमम डेटा जो होता है ना वो सेंटर के तरफ क्लस्टर होता है, ठीक है। मैक्सिमम डेटा इज कंसेंट्रेटेड ऑन concentrated or clustered on टूवर्ड्स सेंटर, ठीक है। सेंटर के तरफ मैक्सिमम डेटा हमें क्लस्टर मिलेगा, ना तो ये मिलेगा ना तो ये मिलेगा। अब ये जैसे हाइट है, अगर वेट का देखो तो किसी का मतलब मान लो 100 किलो वजन है। ऐसे लोग क्या रास्ते में निकलने से ही हमें दिखते हैं कि काफी ज्यादा हेवी वेटेड है? नहीं दिखते, ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं, तभी हम लोग बोलते हैं देखो ये बहुत ही ज्यादा हेवी वेटेड इंसान है, ठीक है। और एकदम दुबले पतले, मतलब जो हवा में उड़ जाएंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे भी बहुत कम दिखते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल जो वेट होता है वही हमें ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो यही चीज बताना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम जो डेटा होता है ना वो हमारा सेंटर की तरफ क्लस्टर्ड होता है, ठीक है। और ये जो है ना ये 160, इसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर या फिर मिडिल वैल्यू, मिडिल या फिर एवरेज। और यही वैल्यू जो है, यही जो वैल्यू है ना, चाहे सेंटर बोलो, मिडिल बोलो या एवरेज बोलो, यही प्रेजेंट करता है टेंडेंसी को, डेटा के टेंडेंसी को यही प्रेजेंट करता है, ठीक है। जो हम लोगों ने डेटा लिया है उसका टेंडेंसी क्या है, ठीक है। एक्चुअली यही वाला वैल्यू हमारा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज द वैल्यू विच मेजर्स द वैल्यू ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यही वैल्यू है जो हमारे सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करके दे सकते हैं, ठीक है। इसका और भी एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे मान लो तुम लोग का 4 सब्जेक्ट है, ठीक है। 4 सब्जेक्ट है। अब देखो, जैसे मान लो अकाउंट्स हम लिख लेते हैं, सब्जेक्ट जो भी है तुम लोग का, अकाउंट्स, लॉ, मैथ, ठीक है। मैंने सिर्फ मैथ लिखा है, और एक क्या लिखे, और एक मान लो यहाँ पर जैसे मान लो जो बीसी के या फिर मैनेजमेंट, ठीक है। हम यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर एक कॉस्ट बोल के लिख लेते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से लिख लिया मैंने 4, ठीक है। अब मान लो किसी को अकाउंट्स में मिला है 100/100, ठीक है। बाकी में जो है सिर्फ पासिंग मार्क मिला है, ठीक है। बाकी में जो है पासिंग मार्क्स मिला है। अब यहाँ पर टोटल अगर करेंगे तो कितना आ रहा है पता है? ये हो गया 120 और 100, मतलब 220। अगर परसेंटेज के हिसाब से हम लोग देखें कि कितना मिला है, 220 मिला है आउट ऑफ 400, ठीक है। तो 220 डिवाइडेड बाई 400 इंटू
100, ठीक है। तो ये कितना परसेंटेज मिला? अगर परसेंटेज ऑफ मार्क्स बताओगे तो 55% मिला, ठीक है। अब देखो 55% का मतलब क्या हो गया, ये बताया जा रहा है कि हमें 55 मिला है आउट ऑफ 100, लेकिन ये ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100 मिला है, लॉ में मुझे 40 मिला है, मैथ्स में 40 मिला है, कॉस्ट में भी 40 मिला है, मुझे कहीं पर भी 55 नहीं मिला है। लेकिन मेरे पूरे के पूरे जो रिजल्ट है उसको यही वाला डेटा जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर मेरा जो एक्सट्रीम नंबर है, एक्सट्रीम नंबर जैसे देखो 100 है, ठीक है। इसको मैंने सबसे लोएस्ट वैल्यू मैंने कुछ रखा नहीं, चाहे तो रख सकते थे। मतलब हम लोग ये नहीं बोल सकते कि मेरा मैक्सिमम डेटा मेरा पूरा रिजल्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। उसी तरह से मैक्सिमम हाइट भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा। सिमिलरली मान लो एक स्कूल का डेटा, ठीक है, एक स्कूल में एडमिशन के पहले हम लोग देखना चाहेंगे कि स्कूल कैसा परफॉर्मेंस है स्कूल का। अगर ऐसा देखना चाहते हैं तो इन दैट केस स्कूल में एक बच्चे को बहुत अच्छा नंबर आया और कुछ बच्चे को बहुत खराब नंबर आए, ठीक है। लेकिन मिडिल के जो भी एवरेज बच्चे होंगे ना, उसी से ही स्कूल का जो है पूरा डेटा हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि एक को अच्छा आया उससे हम लोग नहीं बोल सकते कि सभी को अच्छा है, एक को खराब आया तो सभी को खराब आएगा, ऐसा नहीं। यानी जो एवरेज, एवरेज मतलब क्या, जो मिडिल में रह गए, ना सबसे ज्यादा मिला ना कम, जो एवरेज है उसी से हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा रिजल्ट का वैल्यू 55% आया, ना तो वो 40% हुआ ना तो वो 100% हुआ, ठीक है। तो जो वैल्यू हमारा जो है पूरे ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट करेगा, चाहे वो ऑब्जर्वेशंस किसी भी रिगार्डिंग हो, चाहे वो हाइट रिगार्डिंग हो, चाहे वो मार्क्स रिगार्डिंग हो, किसी भी एक कंपनी का प्रॉफिट, ठीक है। कंपनी का प्रॉफिट, बहुत कम कंपनियां होंगी जिनका प्रॉफिट बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत कम कंपनियां होंगी जिनका प्रॉफिट बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है। मतलब बाकी क्या है कि बाकी सब सर्वाइवल कंपनियां ही ज्यादा होंगी, ठीक है। मतलब ना बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली, ना तो मर जाने वाली, मतलब जो कंपनी बंद होने वाली है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि कंपनी मैक्सिमम कंपनी बंद हो जा रही है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मिनिमम बंद होता है, मिनिमम कंपनी बहुत ज्यादा जो है प्रॉफिट कमा रहा है, मिडिल वाला यानी एवरेज कंपनियां ही ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये एवरेज को जो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ना, वही होता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। ये देखो यहाँ पर हम पढ़ के बता देते हैं, ये देखो डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन मेनी केस लाइक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट, जैसे मैंने हाइट का दिखाया, वेट, ठीक है, marks, profit, wage, and so on. It has been noted that starting with rather low frequency, the class frequency gradually increases till it reaches its maximum somewhere near the central part of the distribution, and after which the class frequency steadily falls to its minimum value towards the end. बोल रहा है कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशंस ले लो, किसी भी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक हाइट का ले लो, वेट का ले लो, प्रॉफिट का ले लो, वेजेस का ले लो, ठीक है। ये सब क्या होता है, ये हमें देखना चाहिए कि ये स्टार्ट होता है एक लो फ्रीक्वेंसी से, ठीक है, फिर धीरे धीरे इंक्रीज होता है। जैसे ये वाला देखो स्टार्ट हुआ लो फ्रीक्वेंसी से, फिर इसका मतलब धीरे धीरे इंक्रीज हुआ, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब क्या धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। फिर ये कहाँ पर जा रहा है, फिर इसका मिडिल वैल्यू पे जा रहा है, ठीक है। मिडिल वैल्यू पे जाने के बाद धीरे धीरे ये फिर से क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो वही चीज यहाँ पर बोला है देखो कि इट स्टिल, ये बोल रहा है ग्रेजुअली इंक्रीजेस टिल इट रीचेस इट्स मैक्सिमम, मैक्सिमम जब तक नहीं पहुंच जाए ये ग्रेजुअली इंक्रीज करता जाएगा समवेयर नियर द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखो ये सेंट्रल पार्ट मतलब यहाँ पर 160 था, ठीक है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन तब तक नहीं पहुंच जाएगा, वो चलता जाएगा। द सेंट्रल टेंडेंसी मे बी डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन टू क्लस्टर अराउंड ए सिंगल सेंट्रल और मिडिल वैल्यू, एंड द सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट द गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डिस्क्राइब्ड एज द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यही मैंने बताया कि जो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये एक ऐसा टेंडेंसी है कोई भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का, चाहे वो हाइट का हो, वेट का हो। सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब जो ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, जो ऑब्जर्व क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट का मार्क्स ऑब्जर्व कर सकते हैं, कंपनी का प्रॉफिट ऑब्जर्व कर सकते हैं, कि किसी स्टूडेंट का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का वेट ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो क्या होता है, टू क्लस्टर अराउंड ए सिंगल सेंट्रल और मिडिल वैल्यू। डेटा हम लोग का हमेशा क्लस्टर होता है, ठीक है। ये देखो सेंट्रल के तरफ जो कि एक सिंगल वैल्यू है, मिडिल वैल्यू है, या सेंट्रल वैल्यू है, या एवरेज वैल्यू है, ठीक है। तो जो इस पूरे ऑब्जर्वेशंस को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले
पहले तुम लोगों को ये जो 160 है यही मतलब मैक्सिमम लोगों का हाइट जो है 160 के आसपास होगा। जैसे अभी तुम लोग को रिजल्ट का भी एक दिखाया, ठीक है? हम लोग का ये 55 भी पूरे रिजल्ट को डिफाइन कर रहा है, ठीक है? ना तो 100% हमारा रिजल्ट है, ना तो 40% हमारा रिजल्ट है। तो वही चीज बोल रहा है। फिर क्या बोला है देखो, हेंस इट इज पॉसिबल टू कंडेंस ए वास्ट मास ऑफ डेटा बाय सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। हम लोग बहुत वास्ट मास ऑफ डेटा को एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द कंप्यूटेशन ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन मेनी इज देयर, ठीक है? हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है हम लोगों के लिए। ए कंपनी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इज हाई एवरेज प्रॉफिट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज जज ऑन द बेस ऑफ एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय इट्स स्टूडेंट एंड सो ऑन। देखो कोई भी कंपनी वो अपना सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट से नहीं जानी जाती, मतलब उसका जो एवरेज प्रॉफिट है वही जाता है। मतलब किसी एक साल कंपनी ने बहुत अच्छा किया, ठीक है, लेकिन उसके बाद उसका एवरेज ही चला, तो कंपनी को एवरेज के लिए ही याद रखा जाएगा। वो कभी कभार हो जाता है वो बात अलग है, ठीक है, लेकिन एवरेज के लिए ही जाना जाएगा। जैसे ये देखो, अगर किसी का रिजल्ट का कंडीशन ये है, अकाउंट्स में भले ही 100 आउट ऑफ 100 मिला है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में तो 40 मिला है, ठीक है, तो फिर रिजल्ट तो 55% के हिसाब से ही रिकॉग्नाइज्ड रहेगा, ना कि 100% के हिसाब से। वही बोल रहा है। फिर यहाँ पर बोल रहा है फर्दर मोर इंस्टीट्यूशन इज जज ऑन द, हाँ ये जैसे मैंने बोला कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी उसके एवरेज मार्क्स से ही जाना जाएगा, किसी एक बच्चे ने बहुत अच्छा किया उससे नहीं जाना जाएगा। फर्दर मोर द सेंट्रल टेंडेंसी ऑल्सो फेसिलेट अस इन प्रोवाइडिंग ए बेसिस ऑफ कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? तो सेंट्रल टेंडेंसी हमें और भी फैसिलिटीज देता है, क्या देता है? इन प्रोवाइडिंग ए बेसिस फॉर कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करने के लिए भी हमें सेंट्रल टेंडेंसी हेल्प करता है, ठीक है? तो फॉलोइंग आर द डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर्स करने का अलग अलग मेथड है, जो मेथड का नाम अभी हम लिखवा देते हैं। देखो क्या क्या मेथड हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर लिखते हैं। टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। पहले है एरिथमेटिक मीन और एएम और सिर्फ मीन, ठीक है? अगर क्वेश्चन में हमें कुछ ना बोले कि किस तरह का मीन है, ऑलवेज एज्यूम कि एरिथमेटिक मीन है, ठीक है? फिर मीडियन, मोड, जियोमेट्रिक मीन, जीएम, हार्मोनिक मीन, इतने तरह का मीन होता है, ठीक है? ये देखो, इसीलिए हम बोल रहे हैं, ये देखो क्यों हम बोल रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में हमें कभी नहीं बताता है कि सिर्फ मीन बता रहा है, मान लो क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट मीन, ठीक है, क्वेश्चन हमें बोल रहा है कैलकुलेट मीन, तब कंफ्यूजन ये होता है कि हम लोग एरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करें या जियोमेट्रिक मीन या हार्मोनिक, क्योंकि ये दोनों में तो मीन लैंग्वेज है नहीं कि कंफ्यूजन होगा। तो वही बता रहे हैं कि अगर हमें बता दे कि सिर्फ मीन, ठीक है, ऐसे बता दे, अगर क्लियरली बता दे जीएम तो जियोमेट्रिक मीन, एचएम तो हार्मोनिक मीन, लेकिन अगर हमें सिर्फ बता दे कि मीन कैलकुलेट करो तो ऑलवेज इसका मतलब एरिथमेटिक मीन ही होगा, ठीक है? क्वेश्चन में मीन बोल के अगर कुछ स्पेसिफिकली नहीं बताता है, जियोमेट्रिक है कि हार्मोनिक है कि एरिथमेटिक मीन, ऑलवेज एज्यूम कि एरिथमेटिक मीन होगा, ठीक है? ऑलवेज एज्यूम कि एरिथमेटिक मीन होगा। अच्छा, अब ये तो हो गया हम लोग कितने तरह से मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं, इतने तरह से हम लोग जो सेंट्रल का डेटा है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होता है। तो ऑब्जर्वेशंस तो पता ही है, जैसे मान लो क्लास में 10 बच्चे का मैंने क्या किया, हाइट मेजर किया, देखा, ऑब्जर्व किया, फिर उस डेटा को कलेक्ट किया, तो कलेक्शन ऑफ डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है? सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा। अब ये कितने तरह का होता है, ठीक है, ये टाइप्स लिख देते हैं। सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन हम लोग पढ़ चुके हैं पहले बेसिक में कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये भी एक बार मैंने बताया, फिर नाम नहीं बताया, ये बता देते हैं। देखो, अनक्लासिफाइड होता है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है।
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दो तरह का होता है, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और होता है ग्रुप। ठीक है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये हो गया अनक्लासिफाइड। एक एग्जांपल दे देते हैं, याद भी रहेगा। ये देखो, अनक्लासिफाइड का मतलब जैसे मान लो मैंने कुछ स्टूडेंट का क्या आइडेंटिफाई किया, सपोज मार्क्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ मार्क, कलेक्शन ऑफ मार्क्स, मैंने स्टूडेंट का एग्जाम लिया और उनका मार्क्स का डेटा कलेक्ट किया। ठीक है, तो मैंने इस तरह से कलेक्ट किया कि एक को 20 मिला है, एक को 15 मिला है, एक को 13 मिला है, एक को 10 मिला है, एक को 7 मिला है। ठीक है, तो मान लो मैंने एग्जाम लिया था 30 में। ठीक है, टोटल मार्क्स मैंने 30 का एग्जाम लिया था, 30 में लोगों को ऐसे नंबर आए हैं। ये हो गया अनक्लासिफाइड डेटा। ठीक है, अगर हम इसको इस तरह से बोले, यहाँ पर एक एक्स का कॉलम, यहाँ पर एक एफ का कॉलम। ठीक है, एक्स और एफ का कॉलम का मतलब 10 मिला है सपोज, या फिर यही वाला वैल्यू लिखते हैं, ये 20 मिला है, 15 और 13 और 10 और 7। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये भी बता रहे 20 कितने बच्चों को मिला है। मान लो 20 मिला है 4 बच्चे को, 15 मिला है 7 बच्चे को। ठीक है, 13 मिला है मान लो 2 बच्चे को, 10 मिला है मान लो 5 बच्चे को, और 7 मिला है 1 बच्चे को। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी अवेलेबल है कि 20 कितने लोगों को मिला है। ये जब एक्स के साथ एफ भी रहता है तो ये हो गया सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो जाएगा, अगर हम लोग ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं, जैसे 10 से लेके 20 और 20 से लेके 30, क्योंकि मैंने टोटल 30 का लिया, या फिर और भी थोड़ा सा हम इसको चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। ये मान लो ऐसे कर लिया, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30, मैंने ऐसे ग्रुप में डिवाइड कर लिया डेटा को, ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप। ठीक है, अब ये देखो 10 से लेके 15 मिला है, ऐसे 5 स्टूडेंट है। 15 से लेके 20 मिला है, ऐसे 2 स्टूडेंट है। 20 से लेके 25 मिला है, ऐसे 6 स्टूडेंट है, और ये हो गया ऐसे 3 स्टूडेंट है। अगर ऐसे लिख दिया तो ये हो गया ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम लोग कितने तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन अनक्लासिफाइड बोल सकते हैं, और इसको क्लासिफाइड या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं, सिंपल और ग्रुप्ड। अनक्लासिफाइड में कोई एफ नहीं रहेगा, सिंपल में एफ रहेगा, ग्रुप्ड में भी एफ रहेगा, लेकिन इसमें एक्स का वैल्यू ग्रुप में नहीं रहेगा, इसमें एक्स का वैल्यू ग्रुप में अगर रहता है तो इस तरह से प्रेजेंट करने से नाम हमारा चेंज होते जाएगा। अच्छा, और एक तरीके से भी हम लोग सेम चीज को डिफाइन कर सकते हैं, सीरीज। ठीक है, सीरीज बोल के, सीरीज 3 तरह का होता है। यहाँ पर दिखाते हैं, देखो सीरीज 3 तरह का होता है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज कौन सा है, ये है इंडिविजुअल सीरीज, मतलब जो अनक्लासिफाइड ऑब्जर्वेशन है वही है इंडिविजुअल सीरीज। मतलब मान लो हम लोगों ने लिखा एक्स का वैल्यू लिख दिया 5 है, 7 है, 9 है। ठीक है, मतलब ऐसे नीचे नीचे लिखेंगे तो भी होगा, मैंने साइड साइड लिख दिया, 5 है, 7 है, 9 है, एक्स का जो भी वैल्यू है। ठीक है, मतलब एक्स अगर मार्क्स है तो मार्क्स, अगर कुछ और है तो कुछ और। ठीक है, अगर ऐसे लिखते हैं तो इसे बोला जाता है इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, अगर हम लोग एक्स के साथ एफ का भी यूज करते हैं, जैसे मान लो 5, 7, 9। ठीक है, 5 मिला है, मान लो ये मार्क्स ही है। ठीक है, मार्क्स 10, टोटल मार्क्स 10 का एग्जाम लिया था तो इस तरह से नंबर है, 5 मिले हैं 3 बच्चे को, 7 मिला है 2 बच्चे को, 9 मिला है 1 बच्चे को। ठीक है, तो ये हो गया डिस्क्रीट। कंटिन्यूअस का मतलब ये देखो, क्लासिफिकेशन ऐसे होगा, कंटिन्यूअस में क्लास रहेगा, जैसे ये यहाँ पर क्या था ना मैंने, 10 to 15, तो यहाँ पर लिख दिया 0 to 5,
5 to 10, ठीक है, 0 to 5 मिला है 2 बच्चे को, 5 to 10 मिला है 3 बच्चे को, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, कंटिन्यूअस सीरीज। तो सीरीज के हिसाब से भी हम लोग इसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर पूछ ले एमसीक्यू में, इसीलिए मैंने बता दिया। अगर हम लोग ऑब्जर्वेशन और सीरीज के हिसाब से देखें, डेफिनेट मतलब एग्जाम्पल्स एक ही जैसा होगा क्योंकि एक ही बात है, लेकिन सीरीज 3 नाम पे डिवाइडेड है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस। जो अनक्लासिफाइड है वही इंडिविजुअल सीरीज है, जो सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वही डिस्क्रीट सीरीज है, और जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूअस सीरीज है, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम लोगों ने ऑब्जर्वेशंस एक बार पता कर लिए और एक बार सीरीज पता कर लिया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पहला, दैट इज एरिथमेटिक मीन। इससे स्टार्ट करते हैं। एरिथमेटिक मीन, ठीक है। ये क्या होता है, देखो एरिथमेटिक मीन का मतलब, एरिथमेटिक ये लैंग्वेज जो है ना, एरिथमेटिक इसका मतलब ही होता है कि कुछ हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना, मतलब प्लस या माइनस करना, ठीक है। प्लस या माइनस करने से इसे बोलते हैं एरिथमेटिक, ठीक है। तो मीन का मतलब होता है एवरेज, तो यहाँ पर लिखते हैं प्लस और माइनस इज एरिथमेटिक ऑपरेशन। arithmetic operations means and means एवरेज, ठीक है, जिसका मतलब है एवरेज। अच्छा, अब देखो यहाँ पर एवरेज कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कैसे करके एवरेज निकलता है। सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस x1 x2 x3 x4 डॉट डॉट x9, ठीक है, xn। अब इसी से ना फॉर्मूला बनेगा, तो इसे अच्छे से समझो। सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, हम लोगों ने किसी चीज को ऑब्जर्व किया, फिर उसका डेटा कलेक्ट किया। अब उस डेटा को हम लोगों ने नाम क्या दिया, x1 x2। क्यों दिया, क्योंकि सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम लोग x के नीचे नीचे लिखते हैं। अगर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है तो हम लोग उसको x1 x2 x3 ऐसे बोल सकते हैं ना। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर मान लो वैल्यू नहीं लिख के जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं एक्स का वैल्यू एक बार x1, एक बार x2, एक बार x3 डॉट डॉट करके xn, ठीक है। अगर अगर हम लोग इसका क्या करना चाहते हैं, एवरेज निकालना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, एवरेज कैसे निकालते हैं, सारे कलेक्टेड डेटा का टोटल डिवाइडेड बाय जितने डेटा कलेक्ट किए हैं। तो ये हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस डॉट डॉट करके xn, ठीक है। और कितने सारे डेटा लिखे, एवरेज उसी तरह से होता है, जैसे देखो चार सब्जेक्ट थे तो डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ा ना, तब जाके हम लोग को क्या मिल गया, हम लोगों को मिल जाएगा कि कितना परसेंट। अगर तुम लोग 220 डिवाइडेड बाय 4 करोगे ना, तो भी तुम लोगों को 55% ही मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, कितने सारे नंबर हैं, 1 2 3 4, फिर उसके बाद तो पता नहीं एन तक लिखा हुआ है, मतलब एन नंबर्स है ना। जैसे देखो, अगर हम ऐसे लिखते हैं, जैसे देखो अगर हम ऐसे लिखते हैं, मार्क्स है 3 है 5 है 4 है, ठीक है। ये लिख दिया मैंने मार्क्स, ठीक है। अब इसका मतलब 3 का मतलब है x1, 5 का मतलब हो जाता है x2 और 4 का मतलब हो जाता है x3। अगर मुझे इसका एवरेज निकालने बोले तो हम कैसे निकालेंगे, 3 + 5 + 4 डिवाइडेड बाय 3। 3 क्यों किया, ये 3 के वजह से नहीं, 3 इसीलिए किया क्योंकि 3 डेटा है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 5 + 3 4 + 5 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा, 9 और 3 हो जाएगा 12, 12/3। तो ये हो गया एवरेज 4 हो गया, ठीक है। तो ये देखो कितने से डिवाइड किया, 3, थर्ड, मतलब जितने सारे डेटा है, कैसे पता चला, x1 x2 x3 से पता चलेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर n डेटा है तो n से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इस चीज को हम लोग कैसे बता सकते हैं, एक साइन यूज किया जाता है स्टैटिस्टिक्स में, इस तरह से तुम लोगों को पता होगा, इस साइन का नाम है सिग्मा, भी बोलते हैं बहुत से लोग, और बहुत से लोग इसे बोलते हैं समेशन, ठीक है। ये जो साइन है ना, इस साइन का नाम होता है सिग्मा या फिर समेशन। दोनों ही बात सही है, जो जैसा यूज करता है, ठीक है। समेशन मतलब टोटल, इसका टोटल करना है डिवाइडेड बाय एन। अब यहाँ पर चाहो तो बहुत सी जगह पे तुम लोगों को फॉर्मूले में आई दिखेगा, चाहे तुम लोग अपना स्कूल का कोई किताब देख लो, कॉलेज का देख लो, जिनका स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है।
या फिर अपना अपना मैट देखो तो तुम लोग को ये भी मिल सकता है एक्स आई। आई का मतलब कुछ नहीं, आई का मतलब हो जाएगा, ये देखो इसको हम चाहे तो और भी थोड़ा सा अलग तरीके से लिख सकते हैं। आई का वैल्यू है आई इक्वल टू 0 to n, मतलब ये ऐसे लिखा जाता है नीचे आई इक्वल टू 0 to n, मतलब ऐसे लिखना जरूरी नहीं है, हम जस्ट समझा रहे हैं। मतलब आई का वैल्यू 0 से लेके स्टार्ट करके n तक जा सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग का पहला फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला क्या बना, सिंपल, इसे ऐसे याद रखो, सिग्मा एक्स बाई एन या फिर समेशन एक्स बाई एन, जहां पर एन का मतलब होता है हाउ मेनी नंबर्स, कितने सारे नंबर्स हैं वो काउंट कर लो तो एन का आंसर मिल जाएगा। एक्स का मतलब हो जाएगा सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो हमें क्वेश्चन में जरूर दिए हुए होंगे, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हम लोग का अरिथमेटिक मीन का, हम लोगों ने फॉर्मूला देखा। अच्छा, अभी देखो, अभी हम ये वाला जो एग्जाम्पल लिए, ये कौन सा वाला एग्जाम्पल है, ये है हम लोग का इंडिविजुअल सीरीज का, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बार लिख देते हैं इंडिविजुअल या फिर सिंपल अनक्लासिफाइड डेटा, इंडिविजुअल या फिर अनक्लासिफाइड डेटा, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल अभी तो मैंने लिया भी था, यहाँ पर अलग से फिर से दिखा देते हैं, 5 7 9, ठीक है। हम लोग फॉर्मूले के साथ चल रहे हैं, तो कैसे हो जाएगा, सिग्मा एक्स बाई एन। तो सिग्मा एक्स का मतलब यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या क्या है, x1 है 5, x2 है 7, x3 है 9, डिवाइडेड बाई एन का मतलब हाउ मेनी नंबर्स, 3 हो गया। 7 प्लस 5 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21 डिवाइडेड बाई 3, यानी 7 हो गया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पहला एग्जाम्पल देख लिया, इंडिविजुअल या फिर अनक्लासिफाइड। सीरीज के हिसाब से बोले तो इंडिविजुअल सीरीज है, और अगर ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बोले तो अनक्लासिफाइड ऑब्जर्वेशन है, जिसमें हम लोगों ने यही वाला फॉर्मूला लगाया है। ये फॉर्मूला है, हम फॉर्मूला सब एक जगह लिखवा देंगे, 2 3 तरह का है, वो एक बार बता देते फिर लिखवा देंगे। तो ये हो गया हम लोग का अरिथमेटिक मीन का इंडिविजुअल सीरीज का कैलकुलेशन। अच्छा, अगर सीरीज हमारा डिस्क्रीट हो तो कैसे कैलकुलेट होगा, डिस्क्रीट और सिंपल, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज के हिसाब से डिस्क्रीट, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका हम लोग कैसे अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर एक एक्स होगा, एक एफ होगा, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू सपोज है 5, हम अपने मन से ही लिख रहे हैं, 5 7 9 2 और 1, ठीक है। और एफ का वैल्यू है 2 1 1, ऐसे दे देते हैं 1 और ये 2, मतलब 5, मान लो ये अगर मार्क्स का ही कलेक्शन है तो 5 मिला है 2 स्टूडेंट को, 7 मिला है एक जन को, 9 मिला एक जन को, 2 एक जन को मिला और 1 मिला है, ऐसे 2 स्टूडेंट है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉर्मली हम लोगों ने जो फॉर्मूला देखा। अच्छा हाँ, एक चीज तो मैंने बताया नहीं यहाँ पर, ये इसको डिनोट कैसे करते हैं, ये वाला रह गया, ये इंपॉर्टेंट था, एक्स बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक्स बार, बार बोला जाता है इसे, ठीक है। एवरेज को क्या बोला जाता है, बार, ये जो ऊपर ये जो लाइन है इसे बोला जाता है बार, इसका नाम है बार, BAR, ठीक है, इसे बार बोला जाता है। अगर हम लोग एवरेज निकालते हैं यानी एक्स बार, तो कैसे निकालेंगे, अब देखो एक्स बार जो निकालेंगे, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, कैसे एवरेज निकालते हैं, जितने सारे डेटा है, ठीक है, जितने सारे डेटा है डिवाइडेड बाई वो डेटा जितना बार ऑकर्ड हुआ है ना। जैसे ये देखो 5 मिला है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब एक स्टूडेंट को, 7 मिला है एक स्टूडेंट को, 9 मिला है एक स्टूडेंट को, तभी तो 3 से डिवाइड हुआ है। अगर फ्रीक्वेंसी अलग से नहीं बताया है मतलब वो एक जन के लिए एप्लीकेबल है। सिमिलरली 5 अगर 2 जन को मिला है तो हमें कैसे लिखना चाहिए, 5 + 5, ठीक है। अच्छा, अगर 7 एक जन को मिला है तो एक बार 7 लिख दो, 9 अगर एक जन को मिला है एक बार 9 लिखो, 2 अगर एक जन को मिला है एक बार 2 लिखो, और 1 अगर 2 जन को मिला है तो 2 बार 1 लिखना है। तो ये टोटल मार्क्स जो है कितने स्टूडेंट के लिए हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 जन के लिए कैलकुलेट किया। अगर तुम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हो 1 2 3 4 5, ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 5 जो है वो 2 टाइम्स है, ये 5 जो है ये 2 जन को मिला है, तो इसका मतलब ये 7 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कितना हो रहा है टोटल करके, 5 + 5 10, 10 और 9 19, 19 और ये हो गया, यहाँ भी 9 हो रहा है, 9 9 18, 18 और 10 मतलब 38, 38 39 40, 40/9
7 हो रहा है मेरे हिसाब से, 40 हो रहा है क्या, देख लेते हैं। 10 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, नहीं 30 हो रहा है, ठीक है। 30/7 हो रहा है, तो 30/7 इसका एवरेज करते हैं, देखो कितना आता है। ये कुछ पॉइंट वगैरह में आ रहा है, मैंने अपने हिसाब से लिया था तो थोड़ा सा पॉइंट में आ गया, कोई बात नहीं, पॉइंट में भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा आंसर, तो 4.28। बट इसका फॉर्मूला फिर क्या होगा, क्या हम लोग को ऐसे काउंट करना पड़ेगा, एफ का कोई काम नहीं है ना। ये देखो यहाँ पर इसको हमें कैसे लिखना चाहिए, इसको हम लोग अगर थोड़ा सा मतलब फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करना चाहे तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, एक्स बार का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का, पहला बात है एफ का टोटल करो, एफ का टोटल यानी सिग्मा या समेशन एफ, वो हो जाता है 2 3 4 5 6 7, है ना। यानी सात सात स्टूडेंट्स का डेटा है, किस दो स्टूडेंट को 5 मिला है, एक स्टूडेंट को 7, एक को 9, एक को 2 और 2 जन को 1 मिला है, यानी टोटल स्टूडेंट 7 हो गया। मतलब फॉर्मूला हमें बता रहा है नीचे समेशन एफ होना चाहिए और जिसका वैल्यू 7 होगा। फिर ऊपर क्या होना चाहिए, ऊपर हमें टोटल डेटा और टोटल सेटअप ऑब्जर्वेशन पता होना चाहिए। तो 5 अगर 2 जन को मिला है तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 5 + 5 नहीं लिख के 5 × 2 लिखेंगे। बेसिकली हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एफ एक्स और उसका टोटल, ठीक है। तो यहाँ एक कॉलम बना लेंगे एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स 5 × 2 10 हो गया, 7 × 1 7 हो गया, 9 × 1 9 हो गया, 2 × 1 2 हो गया, 2 × 1 2 हो गया। अब टोटल करो 10 से 10 + 9 19 20 21 21 और 2 23 23 + 7 23 + 7 ये हो गया 30, ठीक है। ये 30 हो गया, मतलब 30 डिवाइडेड बाय कितना, ये क्या हो गया, ये हो गया, ऐसे लिखेंगे देखो सिग्मा एफ एक्स, है ना। एफ एक्स का टोटल 30, ये हो गया एफ एक्स यानी मल्टीप्लीकेशन, फिर इसका सिग्मा मतलब एफ एक्स का टोटल डिवाइडेड बाय समेशन एफ मतलब 7, है ना। तो 4.28, तो फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, बड़ा ही सिंपल है। अगर लॉजिकली देखते हो तो क्या हो रहा है, 5 कोई एक बच्चे को नहीं मिला है, 2 जन को मिला है, ठीक है। तो 5 + 5 आएगा, तो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस को हम लोग मल्टीप्लाई करके अपना कैलकुलेशन को शॉर्ट फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं ना। तो 5 × 2 10 कर दिया, मतलब हम लोगों ने यहाँ पर ये इंटू करके ये 30 डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया। तो बात इतना है कि जब हमें इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तब हमें क्या करना है, ये लेंदी मेथड नहीं फॉलो करना है, समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ करना है फॉर्मूले के हिसाब से, और मैंने समझा भी दिया कि किस तरह से होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूअस और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। कंटिन्यूअस और ग्रुप फ्रीक्वेंसी इसमें कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पर एक क्लास रहेगा, ऐसे मान लो 10 to 20 20 to 30 30 to 40, और एफ जैसे 2 9 और यहाँ पर ले लिया मैंने 4, ठीक है, 4 ले लिया। अच्छा, अब हम लोग को कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, अगर हमें इस सिचुएशन में बोले एवरेज निकालो तो हमें क्या करना चाहिए, तो एक्स बार कैसे निकलेगा, देखो हम लोग यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं, समेशन एफ डिवाइडेड बाय यहाँ पर समेशन एफ, है ना। यहाँ पर जैसे यहाँ पर एफ एक्स किया था ना, तो उसी तरह से अगर हम लोग इसको समेशन एफ एक्स करें तो प्रॉब्लम क्या होगा, देखो ये जो क्लास है यही मेरा x है, ठीक है, ये जो क्लास है यही मेरा x है, बट यहाँ पर x का वैल्यू 2 2 है हर जगह पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इस तरह के सिचुएशन में कैलकुलेट करना चाहिए मीड वैल्यू, ताकि हमें एक x मिल जाए, ठीक है, एक x मिल जाए। मीड वैल्यू कैसे निकालेंगे, दो एक्सट्रीम वैल्यूज का एडिशन डिवाइडेड बाय 2, तो 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2 यानी 15, ये हो गया 25 और ये हो गया 35, ठीक है। ये हो जाएगा, कैसे मैंने जल्दी जल्दी निकाला, तुम लोग भी कर सकते हो अगर गैप सब में सेम है। जैसे देखो यहाँ पर गैप जो है, ये जो गैप है 10 से लेके 20, इसमें गैप है 10 का, 20 से लेके 30 गैप है 10 का, 30 से लेके 40 गैप है 10 का। तो पहला मिडिल वैल्यू निकालने के बाद उस गैप को अगर ऐड कर देते हैं तो बाकी मिडिल वैल्यू भी ऑटोमेटिकली निकल के आएगा, लेकिन कंडीशन ये है कि ये इक्वल होना चाहिए, इसका गैपिंग्स जो है इक्वल होना चाहिए, तब जाके पॉसिबल है, ठीक है।
तो ये हो गया हम लोग का मीड वैल्यू। अब इससे क्या हुआ, हमारा जो प्रॉब्लम हो रहा था कि हमारे पास दो दो एक्स आ जा रहे थे, 10 और 20 या फिर 20 और 30 या फिर 30 और 40, वो एलिमिनेट हो गया। अब देखो ये भूल जाओ इधर वाला, अब ये और इसमें देखो कोई फर्क नहीं है, बेसिकली डिस्क्रीट में हम लोगों ने ट्रांसफर कर लिया। अब हम लोग बनाएंगे अपना एफ एक्स, ठीक है। तो 15 इंटू 2 30, 25 इंटू 9 225 और 4 इंटू 35 140। टोटल कर लेते, 140 प्लस 225 प्लस 30, तो ये हो गया 395। ये हो गया सिग्मा एफ एक्स, तो ये हो गया 395। और ऐसे कितने लोगों को मिला है, इसका टोटल कर लेते हैं, 2 प्लस 9 प्लस 4 15, 395 डिवाइडेड बाई 15, तो ये हो गया, ये भी पॉइंट में आ गया 26.33। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ग्रुप फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और एक मेथड होता है इसका, ठीक है। ये तो हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोगों ने इस तरह से ट्रांसफर कर लिया। देखो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी में हम लोगों ने क्या किया, इसको डिस्क्रीट में ट्रांसफर कर लिया मीड वैल्यू निकाल के। और एक तरीके से भी होता है, इसका बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो उसमें देखो कैसे होगा, स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये रहा क्लास, फिर से वही लिख रहे, 10 20 20 30 30 40। यहाँ पर एफ सेम लिख रहा है, देखो आंसर सेम आएगा, कोई भी मेथड फॉलो करो। 294 2 9 और 4, ठीक है। अब मीड वैल्यू तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। मीड वैल्यू यहाँ भी निकलेगा, तो मीड वैल्यू हो गया हम लोग का 15 25 और 35, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे डी, ठीक है। नाम क्या है मेथड का, डेविएशन। डेविएशन को डी से डिनोट किया जाता है। डेविएशन का मतलब ही होता है गैप, ठीक है। जब तुम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ोगे तब देखना, गैप, गैप मतलब डिफरेंस, ठीक है। हम लोग डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, किसके साथ किसका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, एक्स के साथ ए का। अब ये ए क्या है, ये ए का मतलब है एज्यूम्ड मीन, ठीक है, समझाते हैं। एज्यूम्ड मीन का मतलब है कि जो मिडिल वैल्यू आ रहा है, ठीक है, जो मिडिल वैल्यू आ रहा है इसमें से, क्योंकि मिडिल वैल्यू मतलब ये एवरेज होता है, सेंटर होता है या मीन होता है। जो मिडिल वैल्यू आ रहा है वो मिडिल वैल्यू में से कोई भी एक वैल्यू को हम लोग मीन मान लेंगे कि यही मेरा मीन का आंसर है। अब वो 15 मानो तो भी ठीक है, उससे 25 मानो तो भी ठीक है, उससे 35 मानो तो भी ठीक है, कुछ भी मानो, आंसर तुम लोगों का कितना आने वाला है, यही वाला 26.33। फाइनल आंसर तुम लोग का 26.33 ही आएगा। अब कैसे कर सकते हैं हम लोग, ये तीन जो मिडिल वैल्यू आया इसमें से कोई भी एक वैल्यू को हम लोग मान लेंगे कि यही हमारा मीन है। कोई भी मानो, आंसर तुम लोग का सेम आएगा, हम इसको मान रहे हैं, ठीक है। हमेशा जो है मिडिल वाले को मानने से कैलकुलेशन आसान होता है, ठीक है। बाकी तुम लोग अगर 15 या 35 भी मानोगे तो भी तुम लोग का आंसर सेम ही आएगा, कोई डिफर नहीं होगा, बट हाँ कैलकुलेशन ईज नहीं होता है। अब देखो x माइनस ए करना है, x पहला कितना है 15, कैसे याद रखना, ये x निकला हम लोग को, हमारे पास तीन x का वैल्यू है, एक 15 एक 25 एक 35। तो x का वैल्यू एक बार है 15, a कितना है 25, तो 15 माइनस 25 कितना हो जाएगा, -10। और यहाँ पर 25 जब ले रहे हैं तो x भी 25 a भी 25, ये हो गया 0। और ये 35 माइनस 25 यानी 10 प्लस 10 हो गया, ठीक है। अब ये बेनिफिट क्या हुआ, देखो ये मिडिल का 0 हो गया, आगे पीछे प्लस माइनस हो गया। अगर तुम लोग इसको 15 मान लेते a तो तुम लोग का इतना आसान सा वैल्यू नहीं आता, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, d निकल गया, तो अब हम लोग दो दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो हम लोग इसको एफ डी करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एफ डी अगर कर लेते हैं तो ये हो गया -20, ये हो गया 0 और ये हो गया 40, ठीक है। अब इसका टोटल करो सिग्मा एफ डी, तो ये हो जाएगा हम लोग का 20, ठीक है। अब अगर हम लोग इसका आंसर निकाले तो ये टोटल करते हैं सिग्मा एफ, ये हो गया 15, ठीक है। अगर हम लोग इसका आंसर निकाले तो ये कितना हो जाएगा 15, ये हो गया हम लोग का, नहीं ऐसे तो नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर हम लोग को ये एफ डी नहीं भी निकालेंगे तो भी चलता, एक मिनट,
इसका जरूरत नहीं है, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, इसका जरूरत नहीं, एफ डी का जरूरत नहीं, हम लोग ये निकाल सकते हैं, यहाँ पर डी निकाला है ना, अब निकालेंगे डी डैश। ठीक है, पहले डी डैश निकालना पड़ेगा। डी डैश क्या होगा, एक्स माइनस ए बाई आई। ठीक है, एक्स माइनस ए बाई आई हो जाएगा। अच्छा, एक्स माइनस ए बाई आई कैसे निकालेंगे, ये देखो, एक्स माइनस ए ये निकल के आया है, एक्स माइनस ए आई। आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है यहाँ पर जो क्लास लेंथ होता है। ठीक है, एक काम करते हैं हम ना, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, एक बार नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो गए। ये देखो, फॉर्मूला स्टेप डेविएशन वाला ये है, मतलब ऐसे हो जाएगा। ए का मतलब एज्यूम्ड मीन। अच्छा, आई का मतलब क्लास लेंथ या फिर विद या फिर इंटरवल, जो भी बोलो। डी का मतलब डेविएशन। डेविएशन कैसे निकलता है, एक्स माइनस ए करके। ठीक है, और ए का मतलब हो जाता है, ए लिखा है मैंने एज्यूम्ड मीन। ठीक है, ए मैंने लिख दिया है। डी डैश, डी डैश का मतलब होता है एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई आई। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला जब भी स्टेप डेविएशन मेथड करेंगे। ये अब तुम लोग सोच रहे होगे ये इतना आसान है तो इतना टफ क्यों याद रखे, ये इसीलिए याद रखना जरूरी हो जाता है क्योंकि इसमें से ना जल्दी कैलकुलेट होगा। अभी तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि तुम लोग को लग रहा है ये तो इतना आसान है, इतना जल्दी निकल के आ गया, इतना झमेला हम लोग क्यों ले। जब आगे तुम लोग क्वेश्चन देखोगे तो समझ में आएगा कि ये झमेला नहीं है, ये बल्कि आसान से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आई का वैल्यू कितना आ गया, क्लास लेंथ हर जगह पे 10 है। ठीक है, तो 10, तो ये वैल्यू तो हमें पता है, एक्स माइनस ए माइनस 10/10, तो ये ऐसे हो जाएगा, -10/10 -1, 0/10 0, 10/10 1 हो गया। ठीक है, ये डी डैश आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्या निकालेंगे, एफ इंटू डी डैश। क्यों, देखो फॉर्मूला देखोगे ना तो पता चलेगा, फॉर्मूला हमें ऐसे ही बोल रखा है, एफ इंटू डी डैश निकालना है। तो चलो एफ इंटू डी डैश निकाल लेते हैं। तो एफ कितना है, 2, 2 इंटू डी डैश -2, और ये हो गया 9 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4। अब इसका टोटल करेंगे, समेशन एफ डी डैश, ये हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब देखो हर एक डेटा मिल गया। अब हम लोग इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं। ए एज्यूम्ड मीन जो कि मैंने 25 माना था, एफ डी डैश, एफ डी डैश का वैल्यू हो गया 2, सिग्मा एफ हो गया 15 और आई का वैल्यू 10। ठीक है, अब कैसे कैलकुलेट करोगे, 2 इंटू, देखो कैसे करना है हम बता देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, डिवाइडेड बाई 15, ये देखो 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 15, जितना भी आया +25, जितना भी आया +25, ये देखो आ जाता है 26.33। मैंने बोला था ना आंसर सेम ही आएगा, 26.33 आंसर देखो सेम आ जाएगा 26.33। बट ये जो मेथड है इसे बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। थोड़ा सा फॉर्मूला तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। एक्चुअली ये फॉर्मूला कुछ इस कंसेप्ट से है कि मुझे पता है कि मीन कौन सा है, लेकिन ये मेरा एक्चुअल नहीं है, एज्यूम्ड है, तो इसमें कुछ अगर एडलेस होगा तो करना पड़ेगा, तो ऐड ये वाला वैल्यू हो रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से किया, और एक भी हम यहाँ पर दिखा रहे थे ना एफडी करके, वैसे करके भी आ जाएगा, लेकिन मैंने डायरेक्टली यही वाला दिखा दिया स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, बट डिपेंड ऑन द गिवन डेटा कि हमारे पास डेटा क्या है, कौन सा फॉर्मूला लगाए ताकि हमारे लिए आसान हो। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर तुम लोग को जो भी फॉर्मूला सिखा है उसको एक जगह पे लिख देते हैं। ठीक है, तो एरिथमेटिक मीन का हम लोगों ने 3 तरह का फॉर्मूला देखा। एक हो जाएगा इंडिविजुअल सीरीज, उसमें एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई एन। ठीक है, सिंपल। फिर हो गया डिस्क्रीट, डिस्क्रीट में ये हो जाएगा समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ, और हो जाएगा कंटिन्यूअस, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा
नहीं, कंटिन्यूअस में एफ ऑफ एक्स नहीं होगा, एफ ऑफ एम होगा, जो मैंने पहला वाला तुम लोग को दिखाया है। ये देखो, मिडिल वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, एफ एम। ये मैंने एक्स लिख दिया है। हाँ, एक्चुअली इसको एम अगर मानोगे तो एम लिख देना, अगर एक्स से डिनोट करोगे तो एक्स लिख देना, एक ही बात है, ठीक है। जैसा ठीक लगे, एम भी लिख सकते हो, एक्स भी लिख सकते हो, जैसे याद रहे तुम लोगों को। यहाँ पर एम का मतलब मिडिल वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर एम का मतलब मिडिल वैल्यू। अच्छा, और एक तरह से होगा स्टेप डेविएशन से, वहां पर ए प्लस समेशन एफ डी डैश डिवाइडेड बाय समेशन एफ इंटू आई, ठीक है। जहां पर ए का मतलब एज्यूम्ड मीन, एफ का मतलब, ये एफ का मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, एफ इंटू डी डैश, नहीं पहले डी डैश लिख लेते हैं, डी डैश का मतलब एक्स माइनस ए बाई आई, ठीक है। और आई का मतलब क्लास लेंथ, ठीक है, क्लास लेंथ, और डी डैश भी निकाल लिया। अच्छा, ये डी डैश हो गया हम लोग का डेविएशन, इसको बोलते हैं डेविएशन। डेविएशन को डी से डिनोट किया जाता है, एक्स माइनस ए, और डेविएशन को जब डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ कर देंगे तो वो डी डैश हो जाता है, ठीक है, वो डी डैश हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। अच्छा, तो चलो अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रॉपर्टीज हमें ज्यादा पूछा जाता है, तो प्रॉपर्टीज में देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज मतलब एरिथमेटिक मीन का स्टार्टिंग में, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले एरिथमेटिक मीन ही देखा। तो देखो यहाँ पर, जैसे कि एग्जाम्पल में ले लेते हैं, कुछ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, और वो कैसे हैं। एक्स का वैल्यू है 10, 10, 10, 10, 10, ठीक है, मैंने 5 टाइम्स 10 ले लिया। तो एक्स बार क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 5। तो ये हो गया 50/5 मतलब 10, ठीक है। अब ये लिखने का रीजन क्या है वो बताते हैं, देखो यहाँ पर। एक मिनट, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, प्रॉपर्टीज। इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन एज्यूम्ड बाय ए वेरिएबल आर कांस्टेंट, बोल रहा है कि सारे ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, जो हम लोगों ने लिए हैं वो अगर कांस्टेंट है, से के, देन अरिथमेटिक मीन इज आल्सो के। मतलब अगर सारे के सारे ऑब्जर्वेशन एक ही तरह के हैं, सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस अगर एक ही तरह के हैं, तो उनके अरिथमेटिक मीन भी क्या हो जाएगा, वही आंसर आएगा, ठीक है। मतलब देखो, सारा ऑब्जर्वेशन 10 10 10 है, इसी वजह से इसका एक्स बार भी 10 आया। तो ये प्रॉपर्टीज हमें क्या बोल रहा है, इफ ऑल वेरिएबल्स आर कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्यों कांस्टेंट बोल रहे हैं, क्योंकि 10 ही हो रहा है हर जगह से, ना तो 10 से कम ना तो 10 से ज्यादा। तो वेरिएबल्स अगर कांस्टेंट है, देन अरिथमेटिक मीन इज आल्सो कांस्टेंट, ठीक है। वही कांस्टेंट वैल्यू अरिथमेटिक मीन का भी आएगा, जो मैंने प्रूफ करके दिखा दिया, देखो, ठीक है, कि अगर ऐसा होता है तो अरिथमेटिक मीन भी उतना ही होगा। ये पहला प्रॉपर्टीज था, ये पहला प्रॉपर्टीज था, ठीक है। इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस एज्यूम्ड बाय ए वेरिएबल आर कांस्टेंट से के, देन द अरिथमेटिक मीन इज आल्सो के, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस मिल जाएगा, हम एक बार बता देते हैं, देखो इन द मीन टाइम एक बार बता भी देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ाया तुम लोग को, क्राइटेरिया हम पढ़ाएंगे।
तो पहले वो लास्ट में पढ़ाएंगे क्राइटेरिया, ठीक है। वो बेस्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन सा है उसका क्राइटेरिया है, तो ये खत्म होगा तब पढ़ा सकते हैं। यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है जो कि मैंने तुम लोग को समझा दिया। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेली वेजेस रुपीज ऑफ ए सैंपल ऑफ 9 वर्कर्स कंप्यूट द मीन वेज। मीन का मतलब कुछ नहीं बोला है, जैसे मैंने बोला था मीन का मतलब एरिथमेटिक मीन होगा, हमें बोला है इनका एवरेज वेज निकालो। अब देखो ये वेजेस का डेटा है, मतलब ये सब रुपीज में है, तो एक्स दे रखा है, एफ कुछ नहीं दे रखा है, तो हमें क्या करना है, सिग्मा एक्स बाई एन करना है। तो सिग्मा एक्स मतलब ये सब का टोटल, ये देखो कर रखा है इन्होंने, और 9 वर्कर का है तो डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा, टोटल हो रहा है 562, और ये डिवाइड करने से 62.44। ठीक है, तो तुम लोग को ये खुद से कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करना चाहो तो करके देख सकते हो, ये वैसे आसान है। अगर ये नहीं भी करते हो तो इसके बाद वाला देखते हैं कितना क्वेश्चन किस तरह का है। जैसे ये देखो, ये हो गया हम लोग का सिंपल सीरीज का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखो यहाँ पर बोला है, ये जो डेटा दे रखा है ये हम लोग को दे रखा है कंटिन्यूअस सीरीज का, ठीक है। 44 से 48 इस तरह से दे रखा है। बीबीए का, बीबीए पढ़ते हैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में, वैसे स्टूडेंट का वेट का डेटा दे रखा है। तो वेट 44 से 48 है, ऐसे 3 लोग है, 49 से 53 ऐसे 4 स्टूडेंट है, इस तरह से दे रखा है। तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, मैंने तुम लोग को सिखाया, तुम लोग को पहले मिडिल वैल्यू निकालना चाहिए। तो ये देखो मिडिल वैल्यू इन्होंने भी निकाला है। कैसे निकालना है, 44 हम यहाँ पर दिखाते हैं, ये देखो यहाँ पर दिखाते हैं, ये देखो 44 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 2 कर लो, ये देखो 46 मिड वैल्यू, ठीक है। 49 प्लस 53 डिवाइडेड बाई 2 कर लो, ये देखो 51। इस तरह से हम लोग का क्या आ रहा है, मिडिल वैल्यू आ रहा है, ठीक है। 54 प्लस 58 डिवाइडेड बाई 2 कर लो, ये देखो 56 आ गया। अब जो मैंने शॉर्टकट सिखाया था, क्या ये इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, होगा, ठीक है, नहीं होगा ऐसा बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज तुम लोग को ध्यान देना चाहिए, ये नॉन ओवरलैपिंग है। देखो 44 से 48 है ना, फिर उसके बाद 49 है। अब अगर इसका गैप तुम लोग देखोगे 44 से 48, तो ये नॉन ओवरलैपिंग है क्योंकि, तो इसमें 48 यहाँ पर ही बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर कितने सारे डेटा है, 44, 45, 46, 47, 48, मतलब 5। क्लास लेंथ क्या है, 5। तो देखो होगा यहाँ पर भी 56 में 5 ऐड कर दो 51। अगेन यहाँ पर भी देखो 5 है, ये सब जगह पे ना गैप जो है, क्लास लेंथ जो है वो 5 है, ठीक है। क्लास लेंथ जो है वो 5 है। अगर हम लोग इसको 5 5 5 5 ऐड करते हैं तो तुम लोग देखो यहाँ पर ये 5 ऐड करने से 56 हो जाएगा, फिर इसमें 5 ऐड करो 61, फिर इसमें 5 ऐड करो 66, फिर इसमें 5 ऐड करो 71 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिड वैल्यू हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, देखो एफ एक्स कैलकुलेट कर लिया, मतलब जो स्टार्टिंग वाला मेथड, मतलब स्टेप डेविएशन नहीं किया है यहाँ पर। एफ इंटू ये एक्स लिखा है इन्होंने, मिड वैल्यू को एम से भी डिनोट कर सकते हो, एक्स से भी कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एफ इंटू एम, तो ये देखो दिस वन इंटू दिस वन, 46 इंटू 3, ये देखो 46 इंटू 3 138, 4 इंटू 51, 4 इंटू 51 204, 5 इंटू 56, 5 इंटू 56 ये हो गया 280, 7 इंटू 61, 7 इंटू 61 हो गया 427, 9 इंटू 66, 9 इंटू 66 ये हो गया 594, और 8 इंटू 71 ये हो गया हम लोग का 568। तो ये सब टोटल करने से क्या आ गया, एफ एक्स आ गया। अब हमें क्या करना है, दिस वन डिवाइडेड बाई एफ कर देना है, एवरेज वैल्यू निकल जाएगा। तो 2211 डिवाइडेड बाई 36। तो ये सब तुम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हो अपने कॉपी में, हम और अलग से ये सब नहीं करवा रहे हैं। हम जब एक्सरसाइज करवाएंगे ना तब इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा हम करवाएंगे। यहाँ पर फिर से बोला है एरिथमेटिक मीन निकालने के लिए, यहाँ फ्रीक्वेंसी दे दिया है। ये देखो स्टेप डेविएशन से क्या होगा, ये देखो स्टेप डेविएशन से क्या है, ये देखो डी। यहाँ पर सी जो है ना, यही मैंने आई माना है, तो बहुत से लोग इसे सी मानते हैं, बहुत से लोग इसे आई मानते हैं, ठीक है। क्लास लेंथ है ना, तो ये देखो ये जो है इसको तुम लोग चाहो तो ऐसे स्लैश दे के सी भी लिख दो, क्योंकि सी भी बहुत से लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर भी देखो क्या क्या है, मिड वैल्यू निकाला है, सिमिलरली पहले मिड वैल्यू निकाला गया है। तो ये देखो एक एक दिखा देते तुम लोग को, 350 प्लस 369 डिवाइडेड बाई 2, ये देखो 359.50, इस तरह से मिडिल वैल्यू निकाला है। और देखो कोई भी एक वैल्यू को ए मान लिया, स्टेप डेविएशन मेथड हुआ है, कोई भी एक वैल्यू को एज्यूम्ड मीन मान लिया, जैसे कि ये मिडिल वाले मानने से क्या होता है, कैलकुलेशन में आसानी हो जाता है। तो मिडिल वाला जहां पर ए मान रहे वो हमेशा 0 होगा, क्यों, क्योंकि वहां पर एक्स का वैल्यू भी यही और ए का वैल्यू भी यही,
ठीक है। तो x माइनस a जब होगा तो वो 0 प्रोड्यूस करेगा, और i जो भी वैल्यू है, ठीक है, i का वैल्यू यहाँ पर देखो 20 है। 350 से लेके 369, ये देखो 369 माइनस 350 करोगे, वैसे तो तुम लोग को 19 दिखेगा, क्योंकि हमें पता ही है नॉन ओवरलैपिंग है, तो 369 यहाँ पर ही इंक्लूडेड होता है, तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 20, तो ये देखो ये वैल्यू आ गया 419 पॉइंट, ये देखो ये 0 0 बाई 20 0 हो गया। अब अगर तुम लोग देखोगे ना, इसके आगे -1 -2 -3 होगा, नीचे 1 2 3 होगा। ये तभी पॉसिबल होता है जब हम लोग मिडिल का डेटा को एज्यूम्ड मीन चूज करते हैं। इससे क्या होगा, आगे -1 -2 -3 और नीचे 1 2 3 होगा ही होगा। तुम लोग चेक करके देख सकते हो, जैसे ये वाला अगर इसका देखे तो इसमें एक्स ये है, ए ये है, 399.5 एक्स है, ए है 419.5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 20, ये देखो -1 आ गया, ये -2, इस तरह से तुम लोग चेक करो। फिर एफ इंटू डी जैसे मैंने सिखाया, फिर यहाँ पर देखो फॉर्मूला लगाया होगा ए प्लस समेशन एफ डी डैश, मैंने अपने हिसाब से सिखाया, ये एग्जाम्पल तुम लोग ट्राई कर सकते हो। ये देखो ए प्लस ए ये वाला, एफ डी ये वाला, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये एफ इंटू सी, ऐसे करके 416.71 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक दिया था कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए 100 स्टूडेंट का हाइट का डेटा दे रखा है, और ये फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है, F3 और F4, ये हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला था। तो ये भी देखो हम लोग का कंटिन्यूअस डेटा का है, तो 60 यहाँ पर हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें मीन बता दिया था, ठीक है, मीन देखो 67.45 बता दिया है, मतलब एक्स बार हमें बता दिया है 67.45, ठीक है। हम लोग को ये कैलकुलेट करना है, और हम लोग को ना टोटल स्टूडेंट कितने हैं वो भी बता दिया, मतलब समेशन एफ भी बता दिया है, 100 है, बाकी हमें कैलकुलेट करके इनको देना है, ठीक है, कि F3 और F4 क्या होगा। तो देखो कैसे किया होगा, ये देखो स्टेप डेविएशन मेथड से ही किया होगा, ये देखो ऐसे, ये देखो ये वैल्यूज लिख लिए, फ्रीक्वेंसी जो है वो लिख लिया, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल 31 प्लस F3 प्लस F4, ठीक है, ये वैल्यू 100 के बराबर है, मीड वैल्यू निकाल लिया, फिर यहाँ से डी डैश निकाल लिया गया है, फिर एफ डी कर दिया गया है। अब देखो फॉर्मूले में पुट कर दिया होगा, देखो फॉर्मूले में पुट कर दिया है, ए प्लस समेशन एफ डी डैश, ए का मतलब 67 इन्होंने एज्यूम किया था, और ये हो गया एफ, डिवाइडेड बाई एन, एन का मतलब कैपिटल एन का मतलब ही होता है, मैंने जहां पर सिग्मा एफ लिया है वही होता है कैपिटल एन, ठीक है, जो सिग्मा एफ है वही कैपिटल एन से भी कहीं कहीं जगह पे डिनोट होता है। तो ये देखो यहाँ पर हम करके दिखा देते हैं, ए प्लस मेरे हिसाब से लिख के समेशन एफ डी डैश डिवाइडेड बाई समेशन एफ इंटू आई इक्वल टू 67.45, ये कहाँ से मिला, ये तो क्वेश्चन हमें दे ही दिया था। अब यहाँ पर एज्यूम्ड मीन माना गया है, देखते हैं किसको, यहाँ पर देख लो एज्यूम्ड मीन 67 को माना गया है, ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन में तुम लोग जब सॉल्व करोगे तुम लोग कुछ और भी मान सकते हो, लेकिन मिडिल का मानने से कैलकुलेशन करना आसान होता है। ये हो गया -12 प्लस F4, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन बल्कि हम एक बार बताते हैं, देखो कैसे करके कैलकुलेट किया है। ये जब मल्टीप्लाई हुआ है ना, एफ इंटू डी मतलब 5 इंटू -2 10 हो गया, 18 इंटू -1 -18, F3 इंटू 0 0, F4 इंटू 1 F4, 8 इंटू 2 16, फिर ऐड हुआ तो F4 तो जैसा है वैसा ही रहेगा, -10 -18 मतलब -28, तो 16 -28 -12 होगा, ठीक है। तो ये देखो इस तरह से कैलकुलेट हुआ है, तो ये -12 ये हो गया। अच्छा, एफ का वैल्यू ये रहा 31, ये देखो 31 प्लस F3 प्लस F4, ये रहा 31 प्लस F3 प्लस F4, ठीक है। F3 प्लस F4 का वैल्यू 69 है, कैसे पता चला, क्योंकि टोटल 100 स्टूडेंट का डेटा है, और ये फ्रीक्वेंसी का टोटल इक्वल टू 100 है, तो F3 प्लस F4 का चाहो तो डायरेक्ट लिख लो, वैल्यू निकल निकल के आया, वैल्यू है 69, ठीक है, ये 69, तो 67.45। अब कैसे कैलकुलेट करोगे, ये देखो ये 67 उधर भेजो, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0.45, तो 69 प्लस 31, ये देखो 31 प्लस 69, ये हो गया 100, है ना, -12 प्लस F4 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू इतना। अब कैसे कैलकुलेट होगा, 100 इंटू कर लो 0.45, ये हो गया 45, फिर ये 12 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 57 F4 का वैल्यू हम लोग का हो जाएगा, ये देखो -12 प्लस 54 इक्वल टू, ये हो जाएगा, अच्छा ये माइनस ना थोड़ा सा गलत हो जा रहा है, 67.45 -67 करने से आता है 0 नहीं 0.45 ही तो आता है, ठीक है।
तो यहाँ पर हो गया 0.45 इंटू 100, तो 45 ही तो हो रहा है। एक मिनट, ये 67.45, ये 100 हो जाएगा, ठीक है। 67 इधर चला गया, 67.45 माइनस 67 इंटू 100 करने से, ओ अच्छा, आई लिखा नहीं ना मैंने, इसीलिए गलत हो रहा है। ये देखो, आई का वैल्यू 3 होगा, वो मैंने लिखा नहीं, ठीक है। आई का वैल्यू 3, ये 3 मल्टीप्लाई किया नहीं मैंने। अच्छा, ये 3 ऐसे हो रहा है, तो ये 100 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 3 बच रहा है, तो यहाँ पर 3 रहेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3, ये हो गया 36, माइनस 36 प्लस 3 F4 इक्वल टू 45, तो 45 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 3। तो ये देखो 27 हो जाएगा F4, और जैसे ही F4 पता चल गया यहाँ से, तो F3 भी निकल जाएगा। 69 माइनस 27 कर लो, तो ये देखो, ये हो गया 42, तो F3 42 हो जाएगा। चेक करते हैं, F3 हो गया 42, ठीक है। ये हो जाएगा मिसिंग फ्रीक्वेंसी, इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। तो नॉर्मली एमसीक्यूज में इतना मुश्किल नहीं होता है कैलकुलेट करना, जब एमसीक्यूज पैटर्न आएगा ना तो हम दिखा देंगे, ठीक है। इतना सारा कैलकुलेशन, हाँ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा कम कैलकुलेट करोगे तो भी चलता है, ठीक है। अभी इतना सीखो, ये जरूरी है। अच्छा, जो प्रॉपर्टीज कर रहे थे उस पे चलते हैं। देखो प्रॉपर्टीज मैंने पहला एक बताया कि अगर हम लोग का सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस में सारे वैल्यूज कांस्टेंट है, तो हम लोगों का जो अरिथमेटिक मीन निकल के आएगा वो भी कांस्टेंट निकल के आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑब्जर्वेशंस देखते हैं, सेकेंड, ठीक है। सेकेंड ऑब्जर्वेशंस में क्या बोला है, इन द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज 0, दैट इज फॉर अनक्लासिफाइड डेटा। तो कुछ समझ में तो नहीं आया होगा, हम बताते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस अरिथमेटिक मीन डेविएशन फ्रॉम एरिथमेटिक मीन, ये 3 लैंग्वेज बोला है। अगर ध्यान से देखो तो ये 3 लैंग्वेज बोला है हम लोग को। एल्जेब्रिक, यहाँ पर बोला एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर एरिथमेटिक मीन। तो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पर लिखते हैं एक्स, 4 6 8 12 5, मैंने अपने मन से लिखा सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो ये लिखा, ठीक है। अब हम लोग को क्या बोल रहा है कि हम लोग को कैलकुलेट करना है, हम लोग एरिथमेटिक मीन, ठीक है। तो हम लोग एरिथमेटिक मीन निकाल लेते हैं। चलो, ए एम निकाल लेते हैं। एम यानी एक्स बार क्या हो जाएगा, समेशन एक्स बाई एन, ठीक है। तो समेशन एक्स कितना होगा, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 12 18 प्लस 12 प्लस 5, तो ये हो गया 35। 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 यानी 7, ठीक है। ये 7 हो गया। एक्स बार का वैल्यू हम लोगों ने 7 निकाल लिया, अरिथमेटिक मीन भी निकाल लिया। फिर बोला डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, अभी अभी देखा मैंने, डेविएशन का मतलब होता है गैप, माइनस, ठीक है। तो डेविएशन निकालना है अरिथमेटिक मीन से, तो निकालते हैं चलो। ये हो गया, एक्स का वैल्यू 4 है और अरिथमेटिक मीन का वैल्यू कितना है 7, 4 माइनस 7 माइनस 3, 6 माइनस 7 माइनस 1, 8 माइनस 7 1, 12 माइनस 7 5, क्योंकि अरिथमेटिक मीन 7 निकल के आया है ना। 5 माइनस 7 2 हो गया, -2 हो गया। अच्छा, अब इसका हम लोग करेंगे समेशन, ठीक है, समेशन डी। तो डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन निकाल लिया, अब इसका समेशन करो। 5 प्लस 1 6, 6 माइनस यहाँ पर हो गया 3 4 5 6, तो ये 0 आ गया, देखो 0 आ गया है ना। तो हम लोग को बोला क्या था, देखो पढ़ के देखो अब, द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज 0। अगर हम लोग एल्जेब्रिक सम, मतलब एल्जेब्रा में जिसे सम बोलते हैं, अगर वो करते हैं, लेकिन किसका सम करेंगे, डेविएशंस ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अगर हम लोग डेविएशंस, जो भी कोई भी एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन से जो डेविएशन निकाल रहे हैं उसका अगर हम लोग सम करेंगे तो वो हमेशा 0 आएगा, लेकिन तब
जीरो आएगा अगर ये डेविएशन हम लोग कहाँ से निकाल रहे हैं, उसके एरिथमेटिक मीन से निकाल रहे हैं। डेविएशन अगर एरिथमेटिक मीन से निकाल रहे हैं तो वो हमेशा जीरो आएगा। ये हो गया हम लोग का दूसरा जो है प्रॉपर्टी, ठीक है। और काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के रख सकते हो, इससे क्वेश्चन पूछा जाता ही है, ठीक है। कि हमें सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का अगर हम लोग डेविएशन निकालते हैं उसके एरिथमेटिक मीन से तो क्या होगा, तो आंसर तुम लोग को बोलना चाहिए जीरो बिना कैलकुलेट किए। तो मैंने एग्जांपल से समझा दिया है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर एरिथमेटिक मीन इज जीरो, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड क्या बोला है देखो यहाँ पर बोल रहा है अरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन एंड और स्केल विच implies that if the original variable x is changed to another variable y by effecting a change of origin say a and scale by b, then arithmetic mean of y is given by इस तरह से, ठीक है। तो ये समझाते हैं, देखो ऐसे तो नहीं समझ में आएगा, मुझे एग्जाम्पल लेना पड़ेगा तब तुम लोग को समझ में आएगा। चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, ठीक है। तो ओरिजिन चेंज का मतलब होता है डिवाइड करना और स्केल चेंज का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ये लेकिन तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। जैसे प्लस का मतलब तुम लोग को पता है ना, ऐसे होता है, माइनस ऐसे होता है। उसी तरह से स्टैटिस्टिक्स में ओरिजिन चेंज का मतलब डिवाइड करना, स्केल चेंज का मतलब मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब मान लो हम लोगों ने एक ऑब्जर्वेशन लिया एक्स, 8, 10, 12 और 10, ठीक है। और ये समेशन एक्स भी एक बार निकाल लेते हैं, ये हो गया 10, 20, 30, 40, ठीक है। अब मान लो हम लोगों ने लिखा y1, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स को चेंज कर रहे हैं, एक्स का वैल्यू चेंज कर रहे हैं जिसको हम y से डिनोट कर रहे हैं। चेंज क्या कर रहे हैं हम, एक्स के हर वैल्यू से 2 माइनस कर रहे हैं, एक्स का हर एक वैल्यू से 2 माइनस कर रहे हैं। अब एक बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा। Arithmetic mean is affected due to change of origin and scale which implies that if the original variable x, जो कि अभी मैंने original variable लिखा है अपने हिसाब से, original variable x is changed to another variable y, हम लोग इसको दूसरे वेरिएबल y में चेंज कर रहे हैं by effecting a change of origin से a। अगर हम लोग ओरिजिन चेंज करते हैं, ओरिजिन चेंज करके अगर हम लोग कर रहे हैं तो ये कैसे होगा, देखो यहाँ पर सॉरी, ओरिजिन चेंज का मतलब होता है प्लस या माइनस करना, ठीक है। और स्केल चेंज का मतलब होता है इनटू या डिवाइड करना। मैंने ये दोनों में अलग अलग बता दिया था। ओरिजिन चेंज का मतलब होता है प्लस माइनस करना, स्केल चेंज का मतलब होता है डिवाइड या मल्टीप्लाई करना। अब जैसे हम ओरिजिन चेंज कर रहे हैं माइनस करके, तो 8 माइनस 2 6, 10 माइनस 2 8, 12 माइनस 2 10, 10 माइनस 2 8, ठीक है। अब इसका सिग्मा y1 देखते हैं कितना होता है। 8 8 16, 16 और 6 22, 22 और 30, 32 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, पहले एक्स बार कैलकुलेट करते हैं। इसको हम यहाँ पर दिखाते हैं डिफरेंसेस को, ठीक है। एक्स बार कैलकुलेट करते हैं, तो एक्स बार कितना हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो गया हम लोग का 10, ठीक है। अगर हम लोग y बार, y1 बार जो अभी मैंने y बार कैलकुलेट किया वो दे उसका बार निकालते हैं, तो 32 डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया 8, ठीक है। तो अगर देखेंगे कि ओरिजिनली हम लोगों ने चेंज क्या किया था, ओरिजिनली हम लोगों ने जो चेंज किया था वो हम लोगों ने ओरिजिनल डेटा से 2 कम किया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ओरिजिनल डेटा से अगर हम लोग 2 कम करते हैं, -2 करते हैं, तो हम लोग का वही वाला वैल्यू निकल के आएगा। मतलब अगर हम लोग ओरिजिनल डेटा में 2 कम करके उसका अरिथमेटिक मीन निकालते हैं तो अरिथमेटिक मीन में भी 2 का डिफरेंस आएगा, यही कहने का मतलब है, ठीक है। ये देखो अरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन, अगर ओरिजिन चेंज होता है या स्केल चेंज होता है, जैसे मैंने ओरिजिन चेंज दिखाया माइनस से, तो बोल रहा है कि original variable x is changed to another variable y by effecting a change of origin say a and scale by b, तो बोल रहा है अरिथमेटिक मीन भी उतना से ही चेंज होगा। ये दोनों चेंज को एक साथ दिखाया। मैंने क्या दिखाया, मैंने सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन चेंज में माइनस को दिखाया, ओरिजिन चेंज में प्लस को भी दिखाते। देखो एक एक चेंज हम पूरा ही दिखाएंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट जो हम लोग मीडियन मोड पढ़ेंगे ना उसमें हम इतना सारा नहीं दिखाएंगे, ये दिखा देते ताकि तुम लोग को याद रह जाए। अब मान लो हम +2 करते हैं, तो 8 + 2 10,
10 प्लस टू 12, 12 प्लस टू 14, 10 प्लस टू 12। तो 10 30 40, 10 20 30 40, 40 और यहाँ पर हो गया 8, 48। ठीक है, ये 48 हो गया सिग्मा y2। ठीक है, अब चेक करो, सिग्मा y2 तो मैंने निकाल लिया। अब देखो y2 का बार निकालो, तो ये कितना हो जाएगा, 48/4, 12 हो गया। अब देखो ओरिजिनल डेटा जो 10 था उसमें कितना ऐड हुआ, 2 ऐड हुआ। अरिथमेटिक मीन का डिफरेंस है ना। यहाँ पर क्या हो गया था, 10 में 2 लेस हो गया, यहाँ 10 में 2 ऐड होने से 12 आता है। मतलब ओरिजिनली जो हो रहा है उसका सेम इम्पैक्ट हमारे अरिथमेटिक मीन पे भी आ रहा है। तो ये मैंने ओरिजिन चेंज का 2 दिखाया। अब स्केल चेंज का दिखाते हैं। ठीक है, जैसे हम x इंटू 2 करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 2 करते हैं, तो 8 इंटू 2 16, 10 इंटू 2 20, 12 इंटू 2 24, 10 इंटू 2 20। तो ये हो गया 20 20 20, 60 70 70 80 हो गया। ठीक है, अब चेक करो y3 का बार क्या होगा। यहाँ पर लिखते हैं y3 का बार, ये हो गया 80/4, मतलब कितना हो गया, 20। तब ओरिजिनल में जो चेंजेस किए हैं, इंटू 2 किए हैं, तो यहाँ पर भी वही वाला इम्पैक्ट आना चाहिए। देखो इंटू 2 का ही इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये ओरिजिन चेंज का इम्पैक्ट, ये भी, क्योंकि ओरिजिन का मतलब होता है इन प्लस या माइनस करना, और इंटू 2 हो गया स्केल चेंज। ठीक है, इंटू 2 हो गया हम लोग का स्केल चेंज। अब अगेन हम लोग स्केल चेंज का और एक भी देखेंगे, डिवाइड 2 करके। ठीक है, तो डिवाइड 2 करने से हम लोग का आंसर क्या आना चाहिए, ओरिजिनल जो भी है, ओरिजिनल 10 है मतलब 5 होना चाहिए। ठीक है, देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं y4 का एवरेज कितना होगा। एक्चुअली तो होना चाहिए 5, देखते हैं सच में हो रहा है कि नहीं। अगर हम लोग 2 का ही इम्पैक्ट दिखाएंगे तभी होगा। यहाँ पर y4 लिख दिया, x/2। ठीक है, तो 8/2 4, 10/2 5, 12/2 6, 10/2 5। तो ये टोटल करते 5 5 10 10 30। ठीक है, ये हो गया y3 30 हो गया। तो y3 अगर 30 हो गया तो ये हो गया 30/4। डिवाइड करने से 20 होना चाहिए ना, 30 कैसे हो गया, चेक करते हैं। ये वाला y4, 5 5 10, 10 और 10 20 हो रहा है। ठीक है, मैंने गलत लिखा था, 20 हो रहा है। ठीक है, तो 20 अगर हो रहा है तो 20/4 कितना हो जाएगा, 5। देखो 5 आ गया। ठीक है, अब ये हो गया ओरिजिन चेंज। अगर दोनों ही इम्पैक्ट एक साथ दिखाए, मतलब ओरिजिन चेंज भी कर रहे, स्केल चेंज भी कर रहे, तब भी क्या ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये देखो यहाँ पर y5 है। ठीक है, अगर मान लो हम लोग ऐसे कर रहे हैं, 2x+3 कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग स्केल चेंज में क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर +3 कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 3 19, 10 इंटू 2 20, 20 प्लस 3 23, और ये हो गया 2 इंटू 12 24 प्लस 3 27, 10 इंटू 2 20 प्लस 3 23। ठीक है, तो सिग्मा y5 तो ये कितना हो जाएगा, देख लेते हैं, 23 प्लस 27 प्लस 23 अगेन, फिर 19, तो ये हो जाएगा 92। ठीक है, 92 हो रहा है। अब 92 मतलब इसका एवरेज निकाल लेते हैं y5 का, 92/4, ये हो गया 23। अच्छा, अब ये 23 जो है ये हम लोग चेक करेंगे कि इसका इम्पैक्ट कैसे आया। तो ये देखो, ये है ओरिजिनल वाला, और यहाँ पर ये ओरिजिनल वाला डेटा है, और यहाँ पर हम लोग का आ रहा है 23। और कैसे होगा, स्केल चेंज किया है और हम लोगों ने जो है ओरिजिन चेंज भी किया है। तो हम लोगों ने क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पर भी एवरेज को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो जहाँ पर एवरेज को 2 से माइनस कर रहे थे, एवरेज में 2 प्लस कर रहे थे, एवरेज में 2 मल्टीप्लाई कर रहे थे, एवरेज को 2 से डिवाइड कर रहे थे, एवरेज को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें +3 करेंगे, तब क्या ये आ जाता है, 20 + 3 23 आ जाता है। ठीक है, तो ये देखो मैंने एक तुम लोग को पूरा डायरेक्टली बता दिया। मतलब अगर हम लोग किसी एवरेज को, ये देखो कोई डेटा, ओरिजिनल डेटा को अगर हम लोग y बनाते हैं, तो y का एवरेज क्या हो जाएगा, जो हमारा स्केल चेंज है या फिर ओरिजिन चेंज है उससे बराबर होगा। ये देखो यही चीज बता रहा है। ये देखो ये y बार कैसे निकला,
a प्लस बी एक्स बार करके, है ना। ये देखो यहाँ पर ये एक्स बार है, ये 10 जो है ये एक्स बार है, और जो हम लोगों ने ओरिजिन और स्केल लिया उसको ए या बी से डिनोट करेंगे, ए और बी से डिनोट करेंगे। ये देखो ओरिजिन को ए से, स्केल को बी से, ठीक है। ओरिजिन को ए से, ये वाला ए हो गया, और स्केल को बी से, सॉरी ओरिजिन ये वाला हो गया, स्केल मतलब मल्टीप्लिकेशन, स्केल को बी से, ऐसे करके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पर ये वाला हम लोग लिख सकते हैं, ये देखो ए प्लस बी एक्स बार, ठीक है। ये देखो ए प्लस बी एक्स बार, ये हम लोग का फॉर्मूला निकल के आया, वाई बार इक्वल टू हमेशा हो जाएगा ए प्लस बी एक्स बार। इसको मैंने एक एग्जाम्पल से समझा दिया, ठीक है। अच्छा, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखो, सपोज 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 और x बार इक्वल टू 15, y बार इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो y बार क्या होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ये देखो ऐसे लिखो, सबसे पहले तुम लोग को क्या करना है, इसको अरेंज करना है, ठीक है। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको अरेंज करेंगे कैसे, y इक्वल टू समथिंग में हमें ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखेंगे y इक्वल टू -7 -2x/3, ठीक है। और इसको अगर स्प्लिट करते हैं तो -7/3 -2/3x y इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है फॉर्मूला अभी अभी हम लोगों ने देखा, वाई बार इक्वल टू होता है ए प्लस बी एक्स बार, ठीक है। तो ए प्लस बी एक्स बार, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स बार कितना है ये हम लोग को पता है 15, ठीक है। एक्स बार हम लोग को पता है 15 है। बी कितना है, ये देखो, अब तुम लोग इक्वेशन भी पढ़ रहे हो सब कोई मैथ वाले क्लास में, तो इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये जनरल फॉर्म होता है, ठीक है। इसके साथ कंपेयर करोगे तो ये हो जाएगा b, क्यों, क्योंकि ये x के साथ जुड़ा हुआ है, ये क्या हो जाएगा a, तो a का वैल्यू है -7/3, a का वैल्यू है -7/3 और b का वैल्यू है -2/3, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं -2/3, तो ऐसे हो जाएगा, तो -7/3 और माइनस ये हो जाएगा 30/3, तो -37/3, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -37/3 -12.33, ठीक है। तो ये कैसे फॉर्मूला यूज होगा वही हम बता रहे, वाई बार इक्वल टू ए प्लस बी एक्स को कैसे यूज करना है। अगर कोई भी हमें क्वेश्चन दे दे, पूछे एक्स बार बता दो, वाई बार दे दिया एक्स बार बता दो, या फिर पूछ सकता है वाई बार बता दो, तो इस तरह से हम लोग इसको यूज करेंगे। सबसे पहले हमें इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में, फिर चेक करेंगे ए कितना है बी कितना है। यही वाला चीज हम लोग क्या जो है कि मैथ के क्लास में कर रहे हैं, आई होप कि कल करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, इसमें इसी तरह से पहले आइडेंटिफाई करो, तो जैसे ए आइडेंटिफाई हो गया ए के जगह पे पुट करो, ठीक है। बी आइडेंटिफाई हो गया बी के जगह पे पुट करो, एक्स बार दिया हुआ था तो हम लोग वाई बार निकाले, अगर क्वेश्चन में हमें वाई बार गिवन होता तो एक्स बार निकल जाता, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हम लोग का थर्ड वाला प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। और ये लास्ट फोर्थ वाला प्रॉपर्टी ये बता देते हैं, तो हम लोग का एरिथमेटिक मीन जो है लगभग हो जाएगा। तो फोर्थ वाला प्रॉपर्टी में देखो, कंबाइंड मीन, ठीक है। कंबाइंड मीन को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, ऐसे भी डिनोट करते हैं सी लिख के, ठीक है। एन बार एक्स वन बार प्लस एन टू एक्स टू बार डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू, ठीक है। अब एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं कि एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन ग्रुप वन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन ग्रुप टू। अच्छा, एक्स वन बार का मतलब मीन इन ग्रुप वन ऑब्जर्वेशन, और एक्स टू बार का मतलब मीन इन ग्रुप टू ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। हम पहले इस चीज को समझाते हैं, पहले समझा देते तो तुम लोग को क्लियर हो जाएगा कि इसका यूज क्या है।
जैसे मान लो मैंने 2 क्लास के बच्चों का जो है मार्क्स का डेटा लिया है, क्लास 11 और क्लास 12। 11 में मान लो 2 4 मिला है और ऐसे 1 बच्चा है और ऐसे 2 बच्चा है, ठीक है? क्लास 12 में मार्क्स मिला है 4 और 6, ऐसे कितने बच्चों को मिला है? तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3, ठीक है? ये मैंने एग्ज़ाम्पल लिया। सबसे पहला बात है मीन को कंबाइन करना है, मतलब 2 तरह का मीन आएगा, 2 या 2 से ज़्यादा, उसे हमें कंबाइन करना है। अब ये कब आएगा? जब हमारा सेम डेटा, सेम ऑब्जर्वेशंस को अलग-अलग मोड में बोला जाएगा। जैसे देखो ये मार्क्स का ही ऑब्जर्वेशन है, लेकिन मैंने 2 अलग क्लास का बताया, क्लास 11 क्लास 12 का, ठीक है? अब देखो अगर हमें टोटल मीन पता करने बोले कि क्लास 11 और क्लास 12 का मिला के एवरेज बताओ, तो हम लोग क्या करेंगे? कितना-कितना मिला है बच्चों को? देखो इतना मिला है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 मिला है, 2 मिला है 1 बच्चे को यानी 2, 4 मिला है 2 बच्चे को यानी 4 प्लस 4, फिर यहाँ पर 4 मिला है 2 बच्चे को, ठीक है? फिर 6 मिला है 3 बच्चे को, ठीक है? तो टोटल कितने बच्चे हैं? यहाँ पर 1 2, 2 और 1 3, 4 5, 5 और 3 कितना हो जाएगा? 5 और 3 हो गया 8, ठीक है? 8 हो जाएगा। अब टोटल करते हैं देखो, यहाँ पर 1 2 3 4, 4 मतलब 16, 16 प्लस 16 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 2, ठीक है? तो ये 36/8, तो ये हो जाएगा 4.5 आ रहा है, ठीक है? ये 4.5 आ रहा है। कंबाइंड मीन हम लोगों ने कर दिया, ये 4.5 आ रहा है। अब इसी चीज़ को अगर हम लोग फ़ॉर्मूले में करते तो भी हमारा 4.5 आएगा। कैसे आएगा? ये देखो N1 का टोटल 3, N2 का टोटल 5, ठीक है? तो यहाँ पर अगर फ़ॉर्मूले में पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5, ठीक है? ये हो गया 3 प्लस 5, देखो 8 आ गया टोटल। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे पहले टाइप का बार, एक्स बार, ठीक है? तो एक्स बार कैसे निकलेगा? एक्स बार इक्वल टू हो जाएगा, ये हो गया 2 प्लस ये 8, है ना? मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स बार का डेटा है, 4 4 8, क्योंकि 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। इसको हम लोग एफएक्स भी निकाल सकते हैं ना? 8 और ये हो गया 10, 10/3, ये 10/3 हो जाएगा, ठीक है? इसका निकालो, इसका अगर हम लोग निकालें, इसको x1 दे देंगे, इसको x2, क्योंकि x बार लिखेंगे तो दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएगा ना, इसी वजह से। तो यहाँ पर हो गया 4 दूनी 8, 8 और यहाँ पर हो गया 52, ठीक है? ये 52 नहीं 26 हो रहा है शायद, 6 3 18, 18 18 प्लस 8, तो ये हो गया 26, 26/5, 5.2 हो रहा है, ठीक है? ये 5.2 हो गया एक्स बार। तो अब हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? N1 का मतलब है जितने टोटल है, तो 3 जन है, 3 और यहाँ पर हो गया 10/3, ठीक है? एक्स बार का वैल्यू 10/3, तो 10/3 ये वैल्यू क्या है? 10/3 और ये वैल्यू क्या है? 3 है, तो 10/3 इंटू 3 कितना होता है? 10 होता है और 26/5 इंटू 5 कितना होता है? 26 होता है, तो 26 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 26 प्लस 10 कर लो, वही 36 हो गया। 36/8 कर लो, 4.5 ही आएगा, है ना? मतलब ये फॉर्मूला यूज करके, तो फॉर्मूला कुछ अलग नहीं है। देखो यहाँ पर हम लोग टोटल करके कंबाइंड मीन निकाल रहे हैं, यहाँ पर क्या किया जा रहा है? हम लोग ये निकाल रहे हैं, जैसे ही N1 इंटू x1 बार और N2 इंटू x2 बार हो गया, हम लोग का ये टोटल निकल के आ जाएगा, ये टोटल निकल के आ जाएगा, ठीक है? तो इसको हम लोग बोलते हैं कंबाइंड मीन। तो कंबाइंड मीन इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है? और कंबाइंड मीन का यहाँ एक क्वेश्चन भी मिलेगा, ये देखो एक ही क्वेश्चन है, बता देते हैं। यहाँ पर देखो क्या बोला है, यहाँ पर बोल रहा है कि द मीन सैलरी फॉर ए ग्रुप ऑफ 40 फीमेल वर्कर 5200 पर मंथ। फीमेल वर्कर है, मतलब दो ग्रुप क्या है, मेल फीमेल का, तो ये मैंने नाम दे दिया N1, क्योंकि मुझे पहले फीमेल वर्ड मिला। मीन सैलरी, मीन मतलब एवरेज सैलरी है, तो ये एवरेज सैलरी है एक ग्रुप का, तो x1 बार, एंड दैट फॉर द ग्रुप ऑफ 60 मेल वर्कर, मतलब N2, ये हो गया 6800 x2 बार, ठीक है? व्हाट इज द कंबाइंड मीन सैलरी? तो कंबाइंड मीन कैसे निकालेंगे? ये देखो 40 मिलता है, 40 लोगों को, 40 फीमेल को 5200 करके पर मंथ मिलता है, तो टोटल कितना मिलता होगा? मतलब एवरेज 5200 मिलता है सभी को, ऐसे 40 लोगों को अगर पेमेंट करना है तो इतना रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। ये देखो इसका मल्टीप्लिकेशन 208 और ये 30 प्लस यहाँ पर
टोटल निकालेंगे, क्योंकि टोटल बाई टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कर देंगे, मतलब जो भी डेटा है तो हमारा एवरेज निकल के आएगा। और 6800 इंटू 60, तो ये कितना हो गया, 40830। ठीक है, 60 इंटू 6800, तो ये हो गया डिवाइडेड बाई कितने हैं, 40 और 60 100 है। ठीक है, तो टोटल 100 लोग, टोटल ये हो गया सैलरी। और ये टोटल कितने लोगों को, ये टोटल इतना सैलरी 100 लोगों को दिया जा रहा है। तो ये 6160 एवरेज सैलरी सबको दिया जा रहा है, मतलब मेल फीमेल का एवरेज करो तो, और इंडिविजुअली एवरेज करे तो 5200 और 6800 इस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो ये देखो हम लोग का क्या निकल के आ गया कि मीन क्या होगा, कंबाइंड मीन क्या होगा। ठीक है, तो ये देखो आज हम लोगों ने मीन का जितने तरह का हो सकता है सारा ही मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मीडियन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मीडियन हो जाएगा, फिर मोड होगा। तो आज इतना ही करते हैं, चलो।